बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब ठीक होंगे और बड़ी अच्छी मॉर्निंग आप लोगों की हुई होगी, क्योंकि जो लोग कराची में रहते हैं मौसम उनको बड़ा खुशगवार मिला होगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इब्तिदा में जिस चीज़ की मैं बात करना चाह रही हूँ, यकीन करें कि जब भी हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, जब भी हम इस बारे में बात करते हैं, माह रमज़ान की झलकियाँ हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। माह रमज़ान में एक ऐसा वाक़या, एक ऐसे जगह पर जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, और जब वो अल्लाह के घर में थी तो उन पर जिस तरह से बमबारी हुई और जिस तरह से उन पर जुल्म और सितम ढाया गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हर वो आंख अश्कबार हुई जो कि दर्द रखती है इंसानियत का, हर वो दिल दुखा जिसको पता है कि जब आप अल्लाह के हुजूर सजदे में होते हैं या आप इबादत गाह में मौजूद होते हैं और आप पर बमबारी की जाए, पथराव किया जाए तो क्या गुजरती है। हर वो आंख रोई जिसको पता है कि नन्हे बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन पर जब जुल्म ढाया जाता है तो क्या कैफियत होती है। लेकिन अगर कोई नहीं जागा तो सिर्फ आलमी ताकतों का ज़मीर नहीं जागा। मैं बात कर रही हूँ फ़लस्तीन की। मनाजिर तो आपने देख लिए होंगे। फ़लस्तीन वो जगह जहाँ बैतुल मक़दस और मुसलमानों को इस जगह से बड़ा प्यार है। इसराइली तैयारों ने माह रमज़ान में बमबारी करके कई मासूम लोगों की जानें छीनी। पूरा रमज़ान, इवन ईद पे भी हमने देखा कि किस तरह से वहाँ के लोग एक मुश्किल में मुब्तला थे, किस तरह से वहाँ के लोगों के घर उजाड़े गए, बच्चों को वालिदैन से महरूम किया गया। पाकिस्तान समेत दीगर चंद ममालिक, मैं फिर से चंद ममालिक कहूँगी क्योंकि बहुत सारे ममालिक ने आंखें बंद कर ली थी, किसी न किसी मुफाहमत के तहत दीगर चंद ममालिक की कोशिशों से फ़लस्तीन और इसराइल में सीज़ फायर हुआ। लेकिन जब नई सरकार आई इसराइल में तो उन्होंने इक़्तिदार में आते ही गज़ा पर बमबारी शुरू कर दी। शेख जर्राह के इलाके की जब हम बात करते हैं, जब हम गज़ा की बात करते हैं, तो यकीन करें ये मनासिर जब हम देखते हैं ना तो दिल रोता है। क्यों? क्योंकि हमारी मुसलमान बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं। फ़ज़ाई हमले में 9 फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हुए। 21 मई को सीज़ फायर के बाद इसराइल की जानिब से फिर बमबारी की गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक यहूदियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस के फ़लस्तीनी इलाके में रैली निकाली, जिस पर फ़लस्तीनी इलाकों से आतिशगीर मादे से भरे गुब्बारे छोड़े गए, जिससे ज़राई इलाके में आग भड़क उठी। इसराइल ने जवाब में फ़लस्तीन पर बमबारी कर दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि इसराइल ने एक बार फिर से आलमी क़वानीन और सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये क़वानीन क्यों बनते हैं? जब इनको तोड़ा जाता है तो कोई सवाल तो होता नहीं है, तो इन क़वानीन को बनाने का फ़ायदा क्या है? इससे पहले मुश्तिल इसराइलियों ने फ़लस्तीन में रैली भी निकाली थी। जंग का ये माहौल किसी के लिए भी साजगार नहीं है। पाकिस्तान मुसलसल हर प्लेटफॉर्म पर वज़ीर ख़ारिजा हो, हमारे वज़ीर आज़म हो, कोई भी एक सियासतदान हो, चाहे मुल्क के सियासी हालात को लेकर वो अलग अलग पेज पर है, लेकिन इस मामले पर वो हमें एक पेज पर नज़र आते हैं। मुसलसल पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि दीगर ममालिक भी फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिलाने में अपना किरदार अदा करें, आगे आएँ, इनके ऊपर होने वाले जुल्म की बात करें, क्योंकि जुल्म और इस तरह के जो मामलात हैं वो कहीं पर भी पेश आ सकते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकते हैं, वो किसी के साथ भी ऐसा मामला हो सकता है। हम जब फ़लस्तीन की बात करते हैं, हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो इंसानी हुकूक़ का बहुत चर्चा होता है, लेकिन यकीन करें वो ममालिक जो कि इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार बने नज़र आते हैं, इस तरह के मामलात पे खामोश तमाशाई बने होते हैं, तो फिर उनका ये दावा कि वो जमहूरियत के दावेदार हैं, अमन और दाई के दावेदार हैं, उनके ये दावे मट्टी हैं और राख हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा अपने मुल्क में होने वाले हालात पे नज़र डालते हैं। कल जब हमने टीवी ऑन किया तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने में आई वो ये चीज़ थी जनाब कि महंगाई हो गई है और आवाम पर महंगाई का बम गिर गया है। महंगाई के हवाले से बात करते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 13 पैसे इजाफा कर दिया है। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 69 पैसे और मट्टी का तेल 1 रुपया 89 पैसे महंगा हो गया है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर कोई ये सोचता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, अब ना जाने आगे कितनी चीज़ें महंगी होंगी, लेकिन खैर उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। बजट के बाद उम्मीद की जा रही थी कि महंगाई में कमी आएगी, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने इस उम्मीद को धचका पहुँचाया है। पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने ये कहा कि आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और लिहाजा ये होगा कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल के जो प्राइस हैं उसमें हम इजाफा देखेंगे।
सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं हो रहा जनाब, एक और भी चीज़ है, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है दूध, जिसने आवाम को मुश्किल में डाला हुआ है। अगर मैं इस हवाले से बात करूं तो हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो खुला दूध लेते हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं कराची की बात कर लूं तो कराची वालों को ये मैं ख़बर दूंगी कि जो दूध महंगा होता है उसके पीछे डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला नहीं बल्कि गठजोड़ नजर आता है। वैसे ये जो चीज़ है ना, ये जो मिडल मैन वाली चीज़ है, जो गठजोड़ वाली चीज़ है, जिस पे हमने पूरे रमज़ान की बात की थी, जो हराम खोरी वाली चीज़ है, ये सिर्फ दूध नहीं हर मामले में हमें नजर आती है। मुसाफ़क़ती कमीशन के मुताबिक 3 बड़ी एसोसिएशंस ने कीमत को 130 रुपये फी किलो तक पहुंचाया है। शहरियों को सालाना 47 अरब का नुकसान पहुंचाया। सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची ने आंखें बंद कर रखी हैं। जब आंखें बंद की जाती हैं, डंडा नहीं उठाया जाता, तो यकीन करें सवाल ये जहन में ज़रूर आता है कि ना जाने कहीं इन लोगों का हाथ ऐसे लोगों के कांधों पर तो नहीं है जो गठजोड़ में बड़े आगे नजर आते हैं। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन तो मुसाफ़क़ती कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि दूध अभी मज़ीद महंगा होगा। तो देखिए, एक वो ज़रिया कि आप प्रोटीन जिस चीज़ से लेते हैं और आपके जो घरों में छोटे बच्चे दूध पीते हैं, जब वो महंगा हो जाएगा तो सोचें क्या हाल होगा। दूध क्यों महंगा होगा, प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर हम भरपूर बात करेंगे। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन से हम सवाल करेंगे कि जनाब आखिर महंगा हो क्यों रहा है। आगे बढ़ते हैं और जनाब अब ज़रा ऐसे रवैये की बात करते हैं जिसने दुखी तो किया है लेकिन तशवीश में भी मुब्तला कर दिया। मुल्क का सबसे बड़ा और महज़िब ऐवान जो है वो है कौमी असम्बली। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि किसी अखाड़े का वो मंजर पेश कर रहा था। कौमी असम्बली में निहत्ते अरकान ने बजट की कॉपियों को हथियार बनाया और रख रख कर, ये आप देख रहे हैं, रख रख कर एक दूसरे को बजट की किताबें मारी। कहीं वॉलीबॉल और कहीं रॉयल रंबल चलता रहा। क्या कुछ हुआ ज़रा मैं पहले आपको दिखाती हूँ, हम फिर इस पे बात करते हैं। नुमाइंदों का ये रवैया हमने आपको दिखाया। ये अवामी नुमाइंदे हैं जिनसे सीखने को तो शायद कुछ और मिलना चाहिए था, लेकिन सीख क्या मिल रही है ये तो कुछ और है। स्पीकर असद कैसर इस हंगामे का उन्होंने नोटिस ले लिया है। हुल्लड़बाजी करने वाले जो अरकान हैं, आज ऐवान में दाखिले पर पाबंदी है, लेकिन सवाल ये है कि कितने अरकान नहीं आएंगे और अगर ऐसा होगा तो जनाब तो आज तो मुझे लग रहा है कि ऐवान जो हैं वो खाली नज़र आएगा। लेकिन सवाल ये भी नजर उठ रहा है कि जनाब क्या हुकूमती बेंचेस पर हम लोगों को नहीं देखेंगे? हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं क्या वो भी, उन पर भी ये पाबंदी होगी या सिर्फ जो है अपोजिशन पर होगा? मुराद सई ने कल जिस रवैये का मुजाहरा किया है, देखें आप किस तरह से वो हुकूमती बेंच पे खड़े हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना कोई गेम चल रही है कि एक दूसरे को जो जितने ज़्यादा किताबें मारेगा, किताबें वो जिनकी इज्जत करनी चाहिए वो शायद ज़्यादा नंबर ले जाएगा। तो मुराद सईद का ये रवैया, अपोजिशन बेंचेस का जो रवैया था, यकीन करें किसी एक का हम नाम जो है इस तरह से मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग ही शामिल थे। कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी हुई तो जो सिंध असम्बली है वो तो वैसे ही मछली मंडी बना रहता है, तो उसके अरकान ने सोचा कि हम कैसे पीछे रहें, हम भी आगे बढ़ेंगे। सीटियों से गूंजते ऐवान में सिंध का 1452 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई। ग्रेड 1 से 5 के मुलाजमीन की तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये माहाना कर दी गई। हम जब बात करते हैं इस तरह के मनाजिर की, इस तरह के माहौल की, तो देखें सीटियाँ बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं, विफाक हो जाए या फिर सूबाई हुकूमत का बजट हो जाए, जब इस तरह से मनाजिर होंगे, हुल्लड़बाजियाँ होंगी, हाथों में प्लेकार्ड्स होंगे, सीटियाँ बजेगी, किताबें फेंकी जाएंगी और जनाब नाजेबा ज़ुबान का अल्फाज किया जाएगा, तो आने वाले वक्त में या हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देंगे? मुझे तो सोच सोच के हैरत होती है कि इनसे सीखना है, इनके लिए हम जाते हैं, वोट का हक इस्तेमाल करते हैं, हक राय दही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये ऐसी हरकतें करेंगे तो सोचें, शर्मिंदगी से सर झुक जाते हैं। मेरा तो सर झुका जब मैंने सोशल मीडिया पे कल देखे इस तरह के मामला। कंवल शोजिब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। कंवल साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का।
सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी उस बड़े ऐवान की जहां पर कानून साजी होनी चाहिए, जहां पर कानून साजी होती आई है, लेकिन कल किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई गई वो हम सब ने देखा। किताबें चली, जिस तरह से उनको नाजेबा गुफ्तगू का आगाज हुआ, वहां पर ये होना नहीं चाहिए था। आप क्या समझती हैं? थैंक यू वेरी मच। सुबह बखैर सबको। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन कल तो एक वो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसकी इरप्शन हुई थी। ये मामला तो पहले से चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा ज्यादा पीछे नहीं तो 2012 के कुछ मनाजिर आपको भेज दूंगी, वो जरूर दिखाइएगा। और 2018 में जब पीटीआई की पहली दफा हुकूमत आई, वजीर आजम इमरान खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया और जिस वक्त उन्होंने स्पीच करनी शुरू की तो आप अगर वो फुटेजेस उठाएं, आपको मैं सामने खड़ी नजर आऊंगी और मेरे साथ मेरी 3 कोलीग्स और भी थी। क्यों हम सामने आए थे? इसलिए कि हमारी जो अपोजिशन की खवातीन है वो उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग करके तो वजीर आजम पे अटैक करने की कोशिश की थी और उनको आगे से ब्लॉक किया, तकरीर नहीं करने दी। हालांकि इसी ऐवान में पनामा के एक मुजरिम, कन्विक्टेड मुजरिम ने घंटा घंटा खड़े होकर स्पीच की। पीटीआई उस वक्त अपोजिशन में थी, किसी ने उनको स्पीच से नहीं रोका। ये इस अवान का एक डेकोरम है कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को या दूसरी साइड से अपोजिशन के जो लीडरान है वो 2-2 दिन तक बोलते रहे खुर्शीद। लेकिन कंवल साहिबा, कता कलामी की माजरत, इस डेकोरम को बरकरार। पूरा आपका इंट्रोडक्शन सुना, मुझे जरा मौका दे। जी जी, अच्छा, मुझे अपना चलें, ठीक है। अभी जिस दिन बजट की स्पीच स्टार्ट हुई, सारे ऐवान में बैठे थे और उससे पहले भी अगर आप देख लें तो ट्रेजरी बेंचेस ने बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि हम इनकी सबकी जितनी इन्होंने पार्लिमानी जितने भी लीडर्स हैं इनके बोलना हो तो ये बोलते हैं। इवन शहबाज शरीफ साहब तो पिन ड्रॉप साइलेंस में बोलने के आती हैं। वो तो बहुत बुरा बनाते हैं कि अगर कोई बीच में से आवाज भी दे तो वो मुड़ के देखते हैं और एहतजाजन खामोश हो जाते हैं। लेकिन ये वन साइडेड नहीं हो सकता, इट हैज टू बी टू साइडेड। ये नहीं हो सकता है कि अपोजिशन जो है वो राजकुमारों की तरह बैठे वहां से और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएं तो उनके खिलाफ गंदी गलीज किस्म के नारे लगाए जाए। मुझे बताइए कुत्ते बिल्ले की सरकार से क्या मुराद है? कि यानी जितने ट्रेजरी बेंचेस पे लोग बैठे हैं वो सब कुत्ते बिल्ले हैं। तो ये कल इंस्टिगेशन की गई, कल भी हुई, उससे पहले जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन भी हुई गाली गलौज। और बार बार आप मुराद सईद का कह रहे हैं, उनको जब आप गालियां देंगे उधर से अली अवान को दिखाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा कि रोहेल असगर साहब ने कौन सी लैंग्वेज यूज की। वो पहले भी कर चुके हैं, वो पड़ी है फुटेजेस। बारहा यहाँ से सब कह रहे थे कि आप एहतजाज जरूर करें, आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन गाली गलौज मत करें, क्योंकि जब आप गाली गलौज करते हैं वो फिर पर्सनल इशू बन जाता है। उसको फिर कलेक्टिव नहीं, फिर पर्सनल लोग लेते हैं। और हमारे इस कल्चर में आप देखें, ये हम सारे इसी अवाम के नुमाइंदे हैं और आपको बहुत जगहों पे नजर आया होगा कि गाली देने पे लोग एक दूसरे को किस लेवल पे जाके तो मारपीट कर देते हैं। और कई दफा तो आपने, और भी मैं अब नहीं कहूंगी यहाँ पे, लेकिन वो एक पर्सनल इंस्टिगेशन होती है जो की गई। और अनफॉर्चुनेटली हमारी साइड से लोग उस तरह वीडियोस नहीं बना रहे थे जिस तरह प्लान करके दूसरी तरफ बनाई जा रही थी। चलें कंवल साहिबा, मुझे बिल्कुल, फिर वीडियोस बना के उनको पहले ही वायरल कर दिया जाता है और एक साइड की स्टोरी दिखाई जाती है। चल कंवल साहिबा, मुझे ये बताएं कि जो आप ये बात करिए, डेकोरम की बात करिए, मैं सिर्फ, मेरा सवाल ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, मुराद सईद साहब जिस तरह से खड़े हैं और जिस तरह से कापियां फेंकी जा रही हैं, जो जिनका मैं एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये वो ऐवान है जहाँ हम जिसका एहतराम करते हैं अपनी सीट पे बैठ के। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो बजट कॉपी जिस तरह से फेंकी जा रही है, हो सकता है इसमें अल्लाह का नाम हो, पीटीआई गवर्नमेंट जिनकी हुकूमत है, क्या बड़ेपन का यहाँ पे मुजाहरा कर सकती थी? क्योंकि आज जब सुबह लोग उठेंगे, हेडलाइंस पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मीडिया पे ये मामला जब चलेंगे, तब पीटीआई गवर्नमेंट को यही कहा जाएगा कि हुकूमत थी, सरकार बैठी हुई थी, जैसे ओपोजिशन ने मुजाहरा किया वैसे ही रवैया वहां से आया, यानी थमी नहीं। क्या आपको लगता है कि पीटीआई गवर्नमेंट यहाँ पे बड़ा मुजाहरा कर सकती थी? इतना तो हक था पीटीआई गवर्नमेंट के पास, इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर जाती। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं वहाँ उस ऐवान का हिस्सा हूँ। कई दफा हमारा खून खोल रहा होता है, मुठ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। लेकिन पीटीआई हुकूमत ने किसी एक लेवल तक जाके ही मुजाहरा सबर का कर सकती है ना। जब पीटीआई के वजीर आजम, पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम को गाली दी जा रही हो, उस ऐवान में से उस तरफ से आप कभी कोई, मैं वो नारे यहाँ बोल नहीं सकती, आपको भेज देती हूँ, आप वो फुटेजेस देखिए और जस्टिफाई करें कि कितना बड़ेपन का मुजाहरा और किस हद तक कर सकते हैं। देखिए दोनों साइड से चलती है। ये आप नहीं कह सकते कि एक अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं और वो बरी जिम्मा है, वो जो मर्जी करते रहें, गालियां दे, पर्सनल टॉन्ट्स करें, जो उनके दिल में आए। कभी रेहाम खान की
किताबों का जिक्र करें तो ऐसी जुबान बोले कि बंदा वहाँ बैठी भी खवातीन शर्मा जाती हैं कि यार हम किन लोगों में आके बैठ गए। तो एक आप वन साइडेड स्टोरी नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक कह रही कंवल साहिबा, वन साइडेड स्टोरी चल भी नहीं रही। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ जो कि मेरे ऐवान में हुआ, क्योंकि ये ऐवान सब पाकिस्तानियों का है। मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि आप जिस तरह से कह रही हैं कि फुटेजेस हमारी साइड से नहीं बनी और वो अल्फाज जो आप टीवी पे यूज नहीं कर सकती या मेरे प्रोग्राम में नहीं कह सकती, आप कह रही हैं कि मैं वो आपको पर्सनल भेजती हूँ, उस पर क्या अब गवर्नमेंट हम ये देखें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? क्योंकि ये मुल्क की साख का मसला है। जब ग्लोबल हेडलाइन बनती है, जब बात होती है, तो फिर यही कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट या ऐवान में बैठे हुए हुकूमती बेंचेस पर लोग जो कि बात करते हैं तब्दीली की, जो कि बात करते हैं तहम्मुल की, वो फिर आने वाले या हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, मुस्तकबिल उनको क्या सिखा रहे हैं? तो क्या मैं ये समझूं पीछे गवर्नमेंट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए? नहीं, हम बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। वहां पर जो कुछ हुआ वो टू साइडेड था। इनिशिएशन कहीं और से होती है और हमेशा होती है। और मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, देखिए आप बार बार कह रही हैं पीटीआई गवर्नमेंट ऑपोजिशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, ऑपोजिशन ने और हुकूमत दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होती। ये नहीं होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कल्चर में कि एक साइड से आप कहेंगे जनाब आप दिल भी बड़े कर लें, गुर्दे भी बड़े कर लें और जुबानें बंद कर लें, और दूसरी तरफ से आपको माँ बहन की गालियां सुनाई दे। वजीर आजम मुल्क के हैं, उनको बैठे हुए उनके पीछे खड़े होकर लोग गालियां दे रहे हो, ऊंचे ऊंचे आवाज में नारे लगा रहे हैं और आप क्या नहीं जी ये तो दिल बड़ा करेंगे, इस तरह नहीं होता। चले ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे बात आप सुन लें जी, और दूसरी साइड की आप बात ही ना सुने और फिर उन्हीं को कहें कि नहीं आप अपना दिल बड़ा करें, ऐसे नहीं होता है। मैं तो सिर्फ आपका मौक़िफ़ इसलिए जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं, मैं सिर्फ आपसे, देखिए मेरा काम है सिर्फ सवाल करना जो कि अवामी सवाल है, मैं सिर्फ वो आप तक पहुंचा रही हूँ। अब आप मुझे ये बता दें कि कुछ अरकान, कुछ तो नहीं, मुझे तो बहुत कुछ लग रहे हैं जिन्होंने कल ये हुल्लड़बाजी की, उन पे आज पाबंदी लगेगी। हुकूमती बेंचेस, अपोजिशन बेंचेस, दोनों के अरकान पे हम ये पाबंदी देखेंगे। और प्लीज आप अगर ये बता दें कि कौन कौन से अरकान है जो आज हमें नजर नहीं आएंगे यहाँ पर। देखिए मैं तो समझती हूँ कि कल जिस वक्त वो सार्जेंट्स एट आर्म्स को बुलाया गया था, तो ये मनाजिर मैं समझती हूँ स्पीकर साहब को उस वक्त भी करवाने चाहिए जब वजीर आजम साहब तशरीफ लाते हैं और यहाँ से भी कोई खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से जो है वो हुल्लड़बाजी हो जाती है या गाली गलोच हो जाती है या उनके ऊपर। कल आपने प्रोग्राम्स में सुना होगा कि यहाँ तक कहा गया कि जी हम उनके मुंह पे जाके किताबें मारेंगे जी। ये एक प्रोग्राम का क्लिप बहुत चल रहा है, तो लाल चौधरी साहब जो वर्बल अब्यूज के माहिर हैं उन्होंने इस किस्म की भी बात की। और लिटरली आपको अगर आप देख लें, जिस दिन शौकत तरीन साहब बजट पेश कर रहे थे तो मैं उठकर आई हूँ, वजीर आजम के पीछे आके खड़ी हुई क्योंकि खवातीन आ रही थी। जहाँ पे आप इस किस्म का माहौल क्रिएट कर दें और यहाँ से कोई नहीं उठा, ट्रेजरी बेंचेस से किसी ने गाली नहीं दी, खामोशी से बैठ के सब सुनते रहे। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ये अवाम के वही अवामी नुमाइंदे हैं जो इस अवाम ही की तर्जुमानी कर रहे हैं, जो गाली को बहुत बड़ी इंसल्ट समझते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, शायद वो गाली ही होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब किसी को गाली दी जाती है और हमारा जो हम अपने आप को या अपने मुआशरे को मुहज़्ज़िब कहते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज एक्सेप्ट भी नहीं की जाती। मुझे ये बताएगा पाबंदी किन अरकान पे लगेगी? भाई मुझे तो नहीं अब अंदाजा, वो फुटेजेस मौजूद होंगी। ये तो स्पीकर का इस्तेहकाक है कि वो देखें, रूट कॉजेज चेक करेंगे, स्टार्ट किधर से हुआ, किसने गाली दी, किसने फेंका, किसने मारपीट शुरू की, किसने बदतमीजी स्टार्ट की। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का है, अगर एक शख्स गारंटर है, एक शख्स टीटीओ के केस में मतलूब है जो लंदन भागना चाहता था, वो खड़ा होकर अगर हमें भाषण देंगे, सॉरी। बिल्कुल, और शाह साहब भी कल ये कह चुके हैं कि हम बात तभी सुनेंगे जब हमारी बात सुनी जाएगी। जो रास्तों से मिल गया, मैं अपनी आवाम से अपील करूंगी कि बराए मेहरबानी जब आप वोट देने जाते हैं तो आप लोगों की बैकग्राउंड जरूर देखें। जो आपका माल चोरी करके बैठे, जिन पे केसेस चल रहे हैं, बराए मेहरबानी इस्नाद फरमाइए उनको इस आलावान में ला के ये तमाशा करवाने से। ठीक है कंवल साहिबा। और कमर में असेंबली जो अगर अदालत में जाए तो उनकी कमर में इतना दर्द होता है कि वो खड़े नहीं हो सकते और बात नहीं कर सकते। वो इस ऐवान में जब खड़े होते हैं भाषण देने तो 3-3 घंटे उन्हें कुछ नहीं हो रहा होता, वो बड़े सुकून से खड़े होते हैं। तो इस तरह की बहानेबाजियां, ड्रामेबाजियों से परहेज फरमाइए। और इस ऐवान में भी अब वो लोग रिफ्लेक्ट होने चाहिए जिनके अपने भी माजी दागदार ना हो, जिनकी ईमानदारी पे किसी को शक ना हो, और जो ऐवान के तकद्दुस को पामाल ना करे ना, इस जगह के तकद्दुस को, इसकी इज्जत को जो है वो अपने जहन में रखे। नुमाइंदों से होगा, खाली इमारत के मुकद्दस होना जो है वो मैटर उस वक्त करेगा जब उसके रिफ्लेक्शन होगी अवाम की नुमाइंदों की। ठीक है, कोई अगर आपके सामने इस किस्म के झूठ बोलने वाले लोग हैं और अपनी निगरानी में पहले दूसरों को गालियां दिलवाते हैं, खवातीन पर टारगेट करके हमले करवाते हैं,
और फिर खड़े होकर भाषण देते हैं तो वो सूट नहीं करता, और रिफ्लेक्शन कुछ और हो जाता है। और जैसे आप बात करें कि लोग जब वोट देने जाएं तो प्लीज इस मनाजिर को एक दफा देख लें और खुद जज करें कि कौन कहाँ खड़ा था और किस तरह से किताबें या किस तरह से बातें या किस तरह से गैर मुहज़्ज़ब जुबान का इस्तेमाल करता। बेहद शुक्रिया कमल साहिबा, आप साथ मौजूद थी। ये वो चीज़ है जितनी बात करें उतनी कम है। क्यों? क्योंकि ये वो ऐवान है जिसकी इज्जत करना और जिसके तकद्दुस की बात करना हर किसी मुसलमान और हर किसी पाकिस्तानी में तो लाजिम है कि हम इस जगह पे बैठ के भी जब इस ऐवान की बात करते हैं तो बड़े बाअदब तरीके से करते हैं। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कानून साजी होती है, लेकिन जब यहाँ पर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी तो फिर हमारे आने वाले लोग या हमारा मुस्तकबिल जो हमारे बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़रा शहर कायद की बात कर लेते हैं। जब कराची की बात होती है तो मुझे लगता है जो उस पर अवाम बैठी है वो सोचते हैं कि महक कोई मसला बताने लगी है, या तो बिजली का मसला होगा, बारिश का मसला होगा कि जी ज़्यादा बारिशें होंगी तो ज़्यादा पानी आ जाएगा। बारिशों की ही मैं बात कर रही हूँ, एक बार फिर से बारिशें आने वाली हैं, मगर सवाल ये है कि क्या कराची इसके लिए तैयार है? 2020 में तूफानी बारिशों से होने वाली तबाही से हमने क्या सीखा? क्या बरसाती नाले साफ करवा लिए गए? बेशक नालों के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज भी जारी है, मगर नालों में मौजूद कचरे को किस हद तक उठाया गया? क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब ये हुआ था तो हमने बार बार ये सवाल किया था उन लोगों से जो कि अवामी नुमाइंदे हैं कि सर जब तजावुजात हटा दी जाती हैं तो मेन मसला तो नालों के अंदर मौजूद कचरा है, उसको क्या साफ करवाया जाएगा? आज भी यही सवाल है। मॉनसून शहरियों के लिए क्या इस बार भी इम्तिहान का बायस बनेगा? क्या इस दफ़ा भी हमें कराची डूबता हुआ नजर आएगा? और क्या इस दफ़ा भी हम देखेंगे कि लोग मुश्किलात का शिकार होंगे और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो आंखें बंद करके बैठेंगे? आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इस वक्त कराची में जो 3 मेन नाले हैं उनकी क्या सूरत हाल है, कराची का मौसम किस हद तक कराची वालों के लिए अब्रे रहमत या अब्रे जहमत बन सकता है। कराची में प्री मानसून सीजन शुरू होने वाला है, शहर में कब बादल बरसेंगे, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वेदरमैन जवाद मेमन ने। जवाद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, जवाद से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इस वक्त मैं आपको मनासिर दिखा रही हूँ 2020 के ये मनासिर, ये वो दिन था जब कराची में हमने देखा कि बारिश ने तबाही फैलाई, रिकॉर्ड टूटा बारिशों का। और जब कराची की हर सड़क, हर गली, हर कोना, चाहे वो पॉश एरिया हो या फिर कोई भी कराची का अंदरून इलाका हो, वहाँ पर सिर्फ पानी पानी था। बरसाती नालों के इतराफ अगर तजावुजात का खात्मा हुआ है या अभी भी जारी है, सवाल ये है कि बरसाती नालों के अंदर जो कचरा मौजूद है जिसकी वजह से पंजाबी में मैं ये कहूँगी कि कहते हैं कि डक्का लग गया है, तो वो अगर हो जाएगा तो आप ये देखें कि कराची वालों की क्या सूरत हाल होगी। तो जनाब एक पूरा राउंड अप आपको दिखाते हैं कि मौसम क्या है और जनाब आने वाले वक्त में जो है नालों की क्या सिचुएशन है। 3 बड़े नाले जब वो बिफरते हैं तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है और सूबाई हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जवाद मौजूद है, चूँकि मैंने कहा था कि हम मौसम की भी बात करेंगे। तो जवाद, मुझे ये बताएं मौसम क्या कह रहा है, क्या पैगाम है कराची वालों के लिए? क्योंकि मुझे याद है कहा यह जा रहा था कि आज से बारिशें होंगी, तो क्या आज अब्रे रहमत बरसेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज तो नहीं, ठीक है, कोई तकनीकी खराबी है। जवाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपनी बात जारी रखिएगा। हेलो जी जी जवाद, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बताइएगा। अगर बात की जाए तो आज जो है वो शहर में आज से तो नहीं, कल से इंशाल्लाह चांसेस हैं कि कल लेट आवर्स में जो है वो कुछ डेवलपमेंट हो सकती हैं और मैक्सिमम ठीक है कि तकनीकी ख़राबी की वजह से शायद जवाद से हमारा राबता बहाल हो जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कोशिश करिए कि राबता बहाल हो। लेकिन कराची वाले जो हैं वो क्या इस दफ़ा मुश्किलात का शिकार होंगे या फिर क्या वाकई उनके लिए कोई ऐसा काम किया गया कि किसी हद तक रिलीफ मिल जाएगा? अब ज़रा उस सिचुएशन की बात करते हैं जो कि हमेशा से देखने में आती है। कराची में बरसाती नालों की इस वक्त सफाई की क्या सूरत हाल है? बड़े नाले, 3 बड़े नाले कराची के, उनका कितना फ़ीसद हिस्सा साफ़ करवाया जा चुका है और कितना फ़ीसद हिस्सा ऐसा है जो कि अभी भी साफ़ होने के काबिल है? हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और जहां आप मौजूद हैं वहां नालों की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल महक, देखें इस वक्त मैं गुलबर्ग में मौजूद हूँ गुजर नाले पे,
यहाँ की जो सूरत हाल है उससे मैं आपको आगाह करूँ तो यहाँ पर सफाई का मुकम्मल तौर पर क्लियर जो नाला जो है उसकी सफाई को मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं किया जा सका है, जबकि जो ज़िला इंतज़ामिया की टीम है वो अब तक नालों पर मौजूद नहीं है। गुजर नाले पे अगर मेरे कैमरामैन मोहम्मद रिजवान भी अगर आपको दिखाएं तो यहाँ नाले पे आपको कचरा का ढेर जो है वो नज़र आ रहा होगा, मगर इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल गायब है। नालों पे से मुश्किल से 25% सफाई की गई होगी, मगर तमाम तर कचरा उसके बावजूद जो है तमाम तर कचरा अब तक नाले पर मौजूद है। सफाई के इंतज़ाम जो हैं वो नाकिस हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि नालों में सफाई ना होने की वजह से जो शहरी हैं वहाँ जो उनको कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लोगों के घरों में नाले का और बारिश का पानी जो है वो अंदर दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से कई लोगों को नकल मकानी भी करना पड़ी थी। इस वक्त भी सूरत हाल यही है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने जो है वो पेशन गोई की थी आज से जो है मानसून का स्पेल शुरू हो जाएगा, मगर उनकी जो पेशन गोई है आज तो बारिश नहीं हुई है। हो सकता है कि आने वाले रोज़ से बारिश का जो है वो बारिश जो है वो शुरू बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा यासिर, मुझे ये बता दें कि ये तो आप एक नाले की सूरत हाल बता रहे हैं ना, कराची के मेन बड़े 3 नाले जब वो बिफरते हैं तो आसपास की आबादी को तो नुकसान पहुंचता है, अमवात भी होती हुई हम देखते हैं। बाकी 2 नालों की क्या सूरत हाल है, उससे मुतालिक कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल इरम, ये महक देखें जो दूसरे नाले हैं, जैसे अगर हम औरंगी टाउन नाले की बात करें तो उसकी भी सूरत हाल जो है इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा। उसमें भी कचरे का ढेर जो है वो नज़र आता है और जो इंतज़ामिया है वो सुस्त रवि का शिकार काम में सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। उसमें भी कचरा जू का तू है। काफ़ी जो अमवात जो पिछले साल भी देखने में आई थी बारिश की वजह से, जो बारिश का पानी नालों में गया और जो नाले में भरकर जो इलाकों में दाखिल हुआ, घरों में दाखिल हुआ, उसकी वजह से काफ़ी अमवात बिल्कुल हमने देखा, नाले बिफरे थे, लोगों की गाड़ियां खराब हुई थी, लोग किस तरह से बेघर हुए थे, जो जहां था वहीं पे स्टक होके रह गया, 2-2, 3-3 दिन घर नहीं पहुंच पाया, इसलिए क्योंकि हर सड़क पे पानी था। बेहद शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची के नालों की सूरत हाल, और उसके बाद सफाई की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्तबा है, क्योंकि इस पर जितनी हम बात कर सकते हैं वो इसलिए कम है क्योंकि ये कराची की आवाम का मसला है। ज़रा मौसम के मसले की बात कर लेते हैं कि इस वक्त जवाद ने जब हमें ज्वाइन किया था तो उन्होंने बताया था कि आज तो बारिश नहीं होगी लेकिन कल से इम्कान है। जवाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ बताएगा कि आप बात करते हुए मुझे ये बता रहे थे कि अब कल से बारिशें शुरू होंगी, ये बारिशें कितनी रिकॉर्ड तोड़ हो सकती हैं? क्या इन बारिशों में हम क्या देख सकते हैं कि कराची में ये तूफ़ानी बारिशें होंगी या फिर ये नॉर्मली हम देखें कि ठीक है जिस तरह से बारिशें होती हैं और ज़्यादा नुकसान नहीं होता? जी मैं आज से जो है वो सिंध के कुछ इलाकों में जो है वो बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। इनफैक्ट कल रात से जो है वो कुछ आइसोलेटेड एरियाज में बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। और कराची के हवाले से अगर बात करें तो कल लेट आवर्स में, कल दोपहर में, कल शाम से जो है वो बादल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, चांसेस यही हैं। बाकी पीक डेज जो नज़र आ रहे हैं वो 18 तारीख और 19 तारीख में नज़र आ रहे हैं। अच्छा। अब आपने पूछा कि बारिश के हवाले से कितनी होगी, तो ओवरऑल जो अब तक नज़र आ रहा है कि कराची के तकरीबन एरियाज में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है। अच्छा। इस दौरान बारिश से पहले जो है वो डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह, आंधी वगैरह के भी चांसेस हैं। जबकि कराची के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जिसमें आपके हाईवे रीजन, सब्जानी रीजन, गुलशन हदीद, मलीर वगैरह, इन एरियाज में जो है वो मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। अच्छा जवाद, मुझे ये बताएं, प्री मानसून सीज़न की जब हम बात करते हैं, मेरी आसानी के लिए नाजरीन की रहनुमाई करें कि ये सीज़न क्या कभी भी तूफ़ानी बारिशों का बायस बना है? बिल्कुल, माजी में काफ़ी दफ़ा ऐसे देखने में आया है कि प्री मानसून में भी जो है वो हमारे पास ताकतवर सिस्टम आ जाते हैं। अच्छा। इस दफ़ा जो है ये सिस्टम जो है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आज से कुछ दिन पहले ही, कि ये 3 डिफरेंट सिस्टम्स का जो है वो नेक्सस है कि बहरा अरब से एक सर्कुलेशन मूव कर रही है, साथ ही साथ अब जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के इलाकों में मौजूद है, और इंडियन साइड से जो है वो एक लो प्रेशर सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के काफी करीब आके खत्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन उसके ज़ेर असर जो मॉइस्चर और मॉनसून हवाएं हैं, तो वो ये सब 3 सिस्टम्स का जो है वो अलग अलग नेक्सस बनेगा, जिसकी वजह से कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान के काफी सारे एरियाज में जो है वो आने वाले 4-5 दिन जो है वो मौसम जो है इसी तरीके से रहेगा। अच्छा, आपने अंदरून सिंध की बात की जहां पर आज से बारिशों का सिलसिला आप कह रहे हैं कि शुरू होगा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो बारिशों का सिलसिला है कि अंदरून सिंध के लिए ताकतवर साबित हो सकता है?
जी बिल्कुल, अंदरूनी सिंध के लिए अब तक यही देखने में आ रहा है कि अपर सिंध और सेंट्रल सिंध के जो एरियाज हैं, इन एरियाज में जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म्स बन सकते हैं। अच्छा। और तेज आंधी भी आ सकती है, जबकि इस बात के भी चांसेस हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं तो इन एरियाज में ज़्यादाबारी भी काफी सारे एरियाज में हो सकती है। अच्छा, ठीक है जवाद, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की क्या आज या फिर कल या फिर कराची के बाद जब हम सिंध के दीगर इलाकों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकती है? हमने आपको बताया था कि हम सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे, सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अदालती हुक्म था कि बरसाती नालों के तरफ जो तजावुज़ात है उसका खात्मा किया जाए, सफाया किया जाए, वो तो हो रहा है, लेकिन हमने देखा है कि कराची में हालिया ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत का सामना भी रहा है। तो आपको लगता है कि क्या ये बड़ा आसान सा काम है और बर वक्त इन तजावुज़ात का खात्मा हो जाएगा? देखिए जी, ऑल टुगेदर तो बहुत सारे नाले हैं, बहुत मेरे ख्याल से अब काउंट के 500 से ज़ायद डीएमसीज में आते हैं, फिर कुछ केएमसी में आते हैं। 3 जो सबसे बड़े नाले हैं वो सिंध हुकूमत और हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। तो बेसिक जो इशू हमें आता था, जो सॉल्व नहीं होता था, वो था गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और इन 3 नालों का। तो उनमें से 2 नालों पे 95% हमने तजावुज़ात हटवा दिए हैं, इंक्रोचमेंट सारी ख़त्म करवा दी हैं। 1-2 छोटे मोटे बॉटलनेक्स हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको स्टे कोई कोर्ट से मिला हुआ है, जो आई एम श्योर ख़त्म हो जाएगा। पर उसके अलावा जहाँ तक बात है इन नालों की, तो ये 2 मेन 95% कंप्लीट है और गुज्जर नाला 100% क्लियर हो चुका है जहाँ से हमारा मसला होता था। ठीक, अच्छा तैमूर साहब, बारिशें सर पर हैं, अभी जवाद भी हमें बता रहे थे कि कल से बारिशों का सिलसिला कराची में शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, वो 3 बड़े नाले जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि जब ये बिफरते हैं, इनके बंद टूटते हैं तो तबाही ज़्यादा लाते हैं, क्या उन नालों की सफाई आपकी नज़र में हो गई है? क्या कराची वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है? मैं इसलिए आपसे पूछूं क्योंकि अभी हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से हमें लाइव अपडेट किया है। देखिए जी, अल्लाह खैर करे। जहाँ तक बात है बरसातों की, बरसातें तो एक नेचुरल कैलामिटी है, एक नेचुरल डिजास्टर भी होता है और बरकत भी होती है इनमें। तो जितनी बरसात उस हिसाब से पता चलता है कि नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है या प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। बट द बेसिक इशू जो पानी रुकता था वो काम हमने कर दिया है। पहले ये काम क्यों नहीं हुआ, सवाल होगा ना आपके भी, आपके व्यूज़ के जहन में कि पहले काम क्यों नहीं हो सका। तो ये पहले काम इसलिए हो नहीं सका क्योंकि जब भी हम जाके ये इंक्रोचमेंट्स हटाते थे तो वहाँ के लोग कोर्टों में जाते थे, कोर्ट स्टे देते थे और सिंध हुकूमत जो मजबूर उनको वेट करना होता था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी लोअर कोर्ट्स कोई भी इनके फेवर में, उन लोगों के फेवर में ना कोई स्टेज दें जिनके तजावुज़ात हट रहे हैं, जिनके इंक्रोचमेंट हम ख़त्म कर रहे हैं, जिनकी दुकानें, बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह सारी गिर रही हैं, जो कि सारे मेजॉरिटी 99.9% कब्जा माफिया है। ये एमक्यूएम के टाइम के लोग थे, एमक्यूएम के कब्जाखोर माफिया था जिसने ये किया हुआ था। तो हम एज हुकूमत उनसे लड़ते थे, लड़ सकते थे, पर जब कोर्ट सामने आती थी हम मजबूर हो जाते थे। आज जो है कोर्टों ने हमें जब काम करने का मौका दिया है तो हमने काम करके दिखा दिया। इंशाल्लाह हमारी तरफ से कराची की आवाम को कोई भी प्रॉब्लम, दे विल बी वेरी हैप्पी। ठीक, अच्छा तैमूर साहब, वैसे अदालत ने तो निशानदही कर दी और काम भी हो रहा है, आपकी नज़र में कौन कौन से मकामात है जहाँ पर मुश्किलात का अंदेशा है? मुझे आप कोई ऐसा हिस्सा बता दें कराची का जहाँ पे एमक्यूएम का, साबिका एमक्यूएम का, आज तो बड़े इनके वो बन गए ना, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गए हैं। एक एमक्यूएम पाकिस्तान, एक एमक्यूएम अल्ताफ, कोई एक एमक्यूएम लंदन, एक डॉल्फिन पार्टी आ गई, पता नहीं कितनी इनकी ब्रांचेस निकल आई हैं। तो ये सारे जब इकट्ठा मिले हुए थे तो मेरे ख्याल से शायद डीएचए छोड़ के और कैंटोनमेंट छोड़ के कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे इनके कब्जा, चाइना कटिंग नहीं होगी थी। हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब कुछ लो लाइंग एरियाज ऐसे हैं जिन एरियाज में हमें ख्याल करना पड़ेगा। वो भी लो लाइंग एरियाज में ये नहीं है कि हमने इंक्रोचमेंट्स ख़त्म नहीं किए हैं, उनमें मसला ये है कि क्योंकि वो खुद एरिया एक समझे बोल बना हुआ है बीच में, तो वहाँ पे तो पानी जमा होगा। तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी हमारी कमेटीज़ वहाँ पे हैं, डीसी के अंडर, मुख्तियार का रेसीज के अंडर, उन लोगों ने वहाँ पर जाकर और ये सारा इशू सॉल्व कर दिया है। जो प्रॉब्लम होगा कि जो एक एरिया नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा, वहाँ पर तो पानी आएगा। तो उनके लिए हमने सेफ हेवन साइट पर बनाए हुए हैं, सरकारी अमारात हैं जहाँ पे हम इनकी टेम्पररी रैश गाह बनाएंगे, होगा वहाँ पर उनके खाने पीने का बंदोबस्त होगा, मेडिकल सारी अशिया उनको वहाँ पे
फराम होंगी। बेसिकली पहले भी जो मिट्टी निकलती थी ना, जैसे आपको याद होगा एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक ड्रामा किया अली जैदी साहब ने कि मैं मिट्टी, तो जितनी उसने क्लेम की मैंने उठाई, और जब वो मिट्टी पहुंची हमारी जो लैंडफिल साइट्स होती हैं तो 10% मिट्टी थी वहां पे, 90% मिट्टी गायब थी। यानी कि या तो फिर झूठ बोल के पैसे अली जैदी ने लिए उस जमीन के जहां पर वो उसने मिट्टी निकाली नहीं, या तो फिर उसने मिट्टी एक नाले से निकाल के दूसरे में डाल दी। तो आज हमने एक बहुत अच्छा काम किया, हमने एक थर्ड पार्टी ऑपरेशन शुरू किया है। अच्छा। जो भी हम सफाई करते हैं, जो भी स्लज निकलता है, वो स्लज सारा जाके जमा होता है लैंडफिल साइट्स में, और जब वो लैंडफिल साइट्स पे पहुंचेगा उसको वे करेंगे, उसका वजन लेने के बाद एक थर्ड पार्टी है, शायद नेस्पैक मेरे ख्याल से उसका है नाम से मशहूर है, वहां पर जाकर और वो उनको उस वेट करने के बाद, अगर वो कह रहे हैं 100 किलो है तो 100 किलो, अगर 100 टन है तो 100 टन, उसको वे करके वहां पर उनको उनके पैसे सफाई के दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट और मुनफरिद तरीकेकार, जिसमें से आज हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इश्यूज फिर से नहीं होंगे। ठीक। अच्छा तैमूर साहब, इस मामले पर तो आपका मौक़िफ़ आ गया। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी कि नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि वैक्सीन जो नहीं लगवाएगा उसकी सिम ब्लॉक हो जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं कि डेडलाइन क्या है, कब से सिम्स ब्लॉक होना शुरू होंगी, और क्या मोबाइल कंपनीज से इससे मुतालिक बात हो गई है? नासिर शाह साहब ने आधी बात की मेरे ख्याल से। बिल्कुल उनकी सिम्स भी ब्लॉक होंगी, और उनकी सिम्स ब्लॉक होने के साथ साथ वो जहां भी काम करते हैं उनको शोकाज नोटिस आएंगे। अगर वो शोकाज नोटिस पे भी इम्प्लाई नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी को भी खतरा होगा। जहां तक बात है डेडलाइन की, तो मेरे ख्याल से अभी तक सिंध हुकूमत ने डेडलाइन दी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि उस डेडलाइन आने से पहले पहले सारे अपनी वैक्सीनेशन करा दें, वरना मैं समझता हूँ बाय द फर्स्ट वीक ऑफ हमारी डेडलाइन आ जाएगी। ठीक है तैमूर, शुक्रिया आपके वक्त का। और दो बड़े मामला जिन पर आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, ढेर सारी आपसे बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा अवामी मसले की बात कर लेते हैं हम। वैसे तो ब्रेक पर जाने से भी पहले अवाम के मसले की बात हो रही थी कि जनाब बारिशें जो हैं कराची में क्या तबाही लेकर आएंगी, लेकिन एक और मसला है कराची की अवाम को दरपेश कि दूध महंगा हो गया है, और दूध महंगा होने में माफिया के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये पता चला है कि कराची की 3 बड़ी डेयरी एसोसिएशंस और प्राइस फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। इस गठजोड़ के बायस ना सिर्फ दूध महंगा हुआ है, बल्कि एसोसिएशन ने मिली भगत से दूध 120 रुपये फी लीटर पर फरोख्त किया है। इसके नतीजे में सार्फिन को रोजाना तकरीबन 130 मिलियन रुपए और सालाना की अगर मैं बात करूं तो 47 अरब रुपए का नुकसान भी हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अब आगे जो है दूध मजीद महंगा होगा, यानी मजीद अवाम परेशान होगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? इसमें खैरियत से उनकी बहुत शुक्रिया आपका। सर ये जो रिपोर्ट है ना, इसने बड़े बड़े पोल खोल दिए हैं। ये तो कह रही है जनाब के गठजोड़ है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देखें, एक तो सबसे पहले तो सब ये समझ लें कि दूध की कीमतों का तयन करना किसी भी एसोसिएशन का काम नहीं है, वो कमिश्नर कराची का काम है। अच्छा। और अगर कोई इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करता तो कमिश्नर कराची या दीगर जितने भी इदारे हैं उस पर कार्रवाई करें। देखिए, हम जो तीनों एसोसिएशन का नाम लिया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी जो ये इंक्वायरी हुई थी उस पर हम तो अपीयर हुए ही नहीं थे। सही। और जाहिर सी बात है, ये यकतरफा तौर पे एक रिपोर्ट डब्बा बंद कंपनियों की ईमा पे जारी की गई है, और यकीनन इसके मकासद यही है कि ताज़ा दूध की 95% मार्केट को हिट किया जाए और उसे हासिल किया जाए, डेयरी सेक्टर को नुकसान पहुंचाकर और छोटे फार्मर को नुकसान पहुंचाकर। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त को, और खास तौर पर वफाक की जो हमारी गवर्नमेंट है, इसे संजीदा इकदाम किए करने चाहिए, ना कि ओछे हथकंडे करे फार्मर्स को डराने के लिए, उनकी एसोसिएशन को डराने के लिए। और ये भी समझ बहुत धमकियों में नहीं आएंगे। अच्छा। और अगर ये हमें डराएंगे, देखिए हम अपना जो हमारा मुतालबा है दूध की कीमतों का, उसका हम मुतालबा कमीशन कराची से नोटिफिकेशन का
क्लैरिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम कानूनी तौर पे हाई कोर्ट में जाएंगे, जैसा कि 4 साल पहले गए थे और हमने रेट के लिए नोटिफिकेशन की एक ऑर्डर लिया था उनसे। और कमिश्नर कराची ने जो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात थे उन्हें नहीं माना, उसने हर 4 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक इन्हें कीमतों को या तो बढ़ाना था या घटाना था, वो इन्होंने नहीं किया। तो जाहिर सी बात है एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व कतई तो नहीं। देखें जो फार्मर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक्शन कमेटी बनाते हैं और ऐलान करते हैं, एसोसिएशन उसे ऑन कर लेती है। एज एन एसोसिएशन हमारा पूरा हक बनता है हम अपने फार्मर का साथ दें। अच्छा, मुझे ये बताएं शाकिर साहब कि जब ये मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट सामने आती है और आप कह रहे हैं कि मैं इस रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूं क्योंकि इसमें जो है वो गलत है, तो क्या अब इस रिपोर्ट के खिलाफ आपने अब कोई इकदाम उठाना है? जैसे आप कह रहे हैं कि जी इकट्ठे होते हैं, एक्शन लेते हैं, तो क्या अब इस रिपोर्ट के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि बज़ाहिर देखा जाए तो ये रिपोर्ट डेयरी फार्मर्स वालों को तो फिर एक बदनाम करने का तरीका है आपकी नज़र में, क्योंकि आप मान ही नहीं रहे कि जो कुछ इसके अंदर है वो सच है। ये हक़ाइक़ है जी। देखें अगर वफाकी गवर्नमेंट संजीदा है ना तो उसकी कीमतें कम करने में, की कीमतें कम करने के लिए, मुर्गी और अंडे की कीमतें कम करने के लिए, तो उसे वफाकी सतह पे इक़दाम करने होंगे। उसे जो देखें हम अपनी ज़रूरियात का 45% चारा पैदा अपने मवेशियों की ज़रूरियात का, और वही चारा इनकी पॉलिसी की बुनियाद पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और यकीनन हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है फिर। और जब एक्सपोर्ट के बाद थोड़ा बहुत चारा बचता है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने का सबब बनता है उस टाइम कंज्यूमर पर। और दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, गोश्त की, मुर्गी की, अंडे की बढ़ जाती है और ये फिर जाहिर सी बात है मीडिया चीखों पुकार करता है जिसकी बुनियाद पे तमाम चीजें होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये होगा आने वाले वक्त में कि दूध मजीद महंगा होगा? जी, अगर शाकिर साहब मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ इसका जवाब दें, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो कि आवाम से जुड़ा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि दूध महंगा हो गया, जब हम बात करते हैं कि चीनी महंगी हो गई, जब हम बात करते हैं कि मुर्गी अंडे महंगे हो गए, तो इस चीज़ का बराह रास्त ताल्लुक़ होता है आवाम से। लेकिन ये जो दरमियान में मिडल मैन आ जाता है ना, जिसको हम कह देते हैं कि गठ जोड़ में बड़े आगे होते हैं, तो आप यकीन करें कि ये गरीब आवाम का सत्यानाश कर देता है। ये वो चीज़ है जिसका हमने जिक्र पूरे रमज़ानुल मुबारक में किया कि मुनाफा खोर किस तरह से रमज़ान में जो हैं वो बड़ी तेज़ी से काम करने लग जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनाब रमज़ान के बाद भी ये चीज़ें जारी रहती हैं। जब आवाम की हम बात करते हैं, जब अवामी मसलों की हम बात करते हैं, तो एक अवामी मसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया और इस हुक्म पर गुज़श्ता रोज़ कराची में राशिद मिन्हास रोड पर वाक़ अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग एरिया और पवेलियन एंड क्लब के खिलाफ केएमसी ने कार्रवाई की और तामीरात को मिसमार करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। अलादीन पार्क में कायम मार्केट में 400 दुकानें हैं। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने दुकानदारों से बात की है, उनका क्या मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ मालूम किया है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क में कायम मार्केट की 400 से ज़ायद दुकानों को मिसमार करने का काम शुरू किया जा चुका है। ये दुकानदार अपना सामान यहाँ से निकालना शुरू कर चुके हैं। दुकानदार अब क्या करेंगे, उनके क्या मुतालबात हैं, जानते हैं उन्हीं के ज़बानी। अगर केएमसी या केडीए ये कहती है कि ये इलीगल्स थी, तो ये 25 साल से केएमसी और केडीए ये किस जगह पे थी? कॉस्मेटिक की यहाँ पे शॉप्स थी, सबकी बाकायदा लोगों का कारोबार था। आवाम तो हम लोग जो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल ही परेशान है। जिनकी शॉप्स थी और जिनकी शॉप्स नहीं थी, जो यहाँ पे सेल्समैन एज अ वर्कर काम करते थे, जिनकी तनख्वाह 10 से 12 हज़ार रुपये थी। सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म से अपने अपील करता हूँ कि बेशक हमारी अपने शॉप्स तोड़ी, हमें इसका दुख तो बेइंतहा है, लेकिन इसके मुतालबे में हमें आप क्या देना पसंद करेंगे? इन्होंने अचानक एकदम कॉल दे दी कि 2 दिन के अंदर आप ये करें। हमारे पास तो देखिए सामान वगैरह निकालने का भी टाइम नहीं दिया इन्होंने, और आगे उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब आप देखें 2 साल से तो वैसे ही कोरोना में लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से परेशान थे, और अब ये नई टेंशन है, तो वैसे ही हम लोग तो रोड पे आ गए। मैं खुद यहाँ पे काम करता हूँ, ये कि बस जिनके साथ काम कर रहा था बेचारा वो तो परेशान है, मैं भी परेशान हो गया। अच्छा भला काम के ना आगे ईद है, उसका भी खर्चा 10
पहली बंदा परेशान है, आधा एक तो लॉकडाउन ने परेशान करा, ऊपर से ये मसले मसाइल में आगे और फंस गया बंदा। 25 साल से हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर कारोबार हो रहा है और आप ये देख रहे हैं दुकानें पूरी मालों से भरी हुई हैं। ये एक दुकान नहीं, कम और बेश 400 से 450 दुकानें हैं और ये सारा मालों से भरा हुआ है। हमारे पास रात तक कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है कि इसे खाली किया जाए, कुछ भी किया जाए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एकदम सुबह पर आए हैं और सुबह को यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद फ़ौरन हमने अपना माल निकालने के लिए यहाँ पर इस वक्त आपके सामने खड़े हैं। गैर कानूनी तजावुज़ात के ज़मरे में इस मार्केट को डाला गया है, जिसकी वजह से इस मार्केट के साथ ये गैर रवैया इस्तेमाल किया गया, जो कि नाजायज़ है। KMC हुक्काम कहते हैं कि इंसदाद तजावुज़ात की यह कार्रवाई आइंदा 1 माह से ज़ायद अरसे तक जारी रहेगी, लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि उनको मुतबादिल रोज़गार कौन और कब फराहम करेगा। कैमरामैन M कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जनाब, दुकानदारों का ये मौक़िफ़ कि उन्हें कुछ मुतबादिल मिलना चाहिए, क्योंकि यकीन करें कि उनके घर का चूल्हा तो इसी के ज़रिए चलता होगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा शुएब की बात कर लेते हैं। हम सब लोगों को पता है कि शुएब जो है खैबर पख्तूनख्वा की सैर पर निकले हैं जनाब, और जब वो पेशावर पहुँचे तो कप्तान चप्पल ख़रीदने की ख्वाहिश उन्हें होने लगी। इसलिए उन्होंने किया ये कि चचा नूरुद्दीन की दुकान पर पहुँच गए। लेकिन जब शुएब वहाँ पर पहुँचे और वहाँ की कीमत उन्होंने पूछी कि यहाँ पर जो चप्पल है उसकी क्या कीमत है, तो शुएब की नींदें उड़ गई कि क्या वाकई इतनी कीमत हो सकती है। आपको दिखा देते हैं। पेशावर आए हैं हम, ऐसा हो नहीं सकता कि शॉपिंग न करें। जब बात हो शॉप तो पेशावरी चप्पल, और उसमें भी कप्तान चप्पल, ये लेने के लिए आए भी हैं हम कहाँ, चचा नूरुद्दीन के पास। और यहाँ पर इतनी वैरायटी है कि खुद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। इतना रश था और आई एम श्योर जो यहाँ पर आता है चप्पल लेने के लिए कंफ्यूज तो वो हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान तब होता है जब चचा कहते हैं टाइम शाइम कोई नहीं है, चलो जाओ वापस, बहुत काम कर रहा हूँ मैं। तो चचा नूरुद्दीन से आज हम करेंगे मुलाकात। वैसे तो इनसे कई बार बात हुई, लेकिन आज चूँकि यहाँ पर थे हम तो सोचा आज मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि खान साहब के लिए नए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि तैयार हो रहे हैं या कि हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चचा, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी, कैसे? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, जबरदस्त। चचा माशाल्लाह बड़ी अच्छी दुकान आपकी, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मैं कंफ्यूज हो गया, इतनी वैरायटी है। मुझे ये बताएं कि ऐसा भी हो रहा है कि कोई आ रहा है और आप उसे कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं ले सकता? हाँ जी, हम तो देख अभी जो ईद आने वाले है, बड़ा ईद सही है, गाहक तो बहुत, कस्टमर तो बहुत आता है ना, लेकिन हमने जो ऑर्डर का काम है अभी हमने बंद किया है। सही है, काम इधर हमारे पास ज़्यादा है और ऑर्डर हम कम लेते हैं इस टाइम। अच्छा, दिन कम है ना, बड़ी ईद तक। सही है, जो ऑर्डर आता है ना उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो काम आ रहा है हमारे पास, ऑर्डर आ रहा है, ये ईद के बाद बनेगा। ठीक है, हाँ, अभी हमने ऑर्डर बंद किए, जो ऑर्डर आते हैं ईद के बाद बनेगा। ये तो हो गई आवाम की बात। जरा करते हैं खास की बात, जिसके लिए आपको टाइम होता है, आप बड़ी मेहनत से बड़े दिल से बनाते हैं। यानी इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी ईद के लिए इमरान खान साहब के लिए कुछ बन रहे हैं? खान साहब के लिए मैंने 1.5 महीने पहले शबल बनाया है। अच्छा, ये देखती 1 2 3 हमने पहले से निकाल के रखी हुई थी आपके लिए। 1 2 3, क्या बात है। अच्छा, 3 कलर, एक है कैमल कलर, एक है ब्राउन कलर, एक है ग्रे कलर। तो पहले जरा इसकी बात करते हैं, क्या बात है जी, ब्लैक सोल और कैमल कलर। खान साहब का फेवरेट कलर क्या है वैसे चप्पल में? उसका वो तो ऐसा मिजाज वाला बंदा है ना, वो हर चप्पल पहनता है। क्या बात, हर किस्म कलर वो पहनता है। जो कलर में बनाता हूँ ना उसने कभी इनकार नहीं किया। वो बहुत अच्छा लगा, पहनते हैं सूट करती है, बिल्कुल मजा करते हैं उसके। क्या बात, मजा करती है, क्या बात है। इस चप्पल की तैयारी में कितना वक्त लगा? इसमें तो हमारा एक चप्पल में 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ता लगा? 1 हफ्ता। ठीक हो गया। मैंने जब भी इनसे पूछा है कभी कि खान साहब के लिए चप्पल जो बनाई कीमत के बताते नहीं है, कोशिश करते हैं आज बता दें कितने की? इसके लिए 18,000 रुपये। 18,000 इस चप्पल का। ये नए डिजाइन है, इस पे बहुत मेहनत है। खान साहब तो कहते हैं कि गुजारा नहीं होता तनख्वाह। खान साहब तो परेशान होते हैं, तो महंगी है। हाँ, इस वजह से महंगाई भी बहुत ज्यादा है, लेदर भी महंगा हो गए, क्या करें। तो खान साहब के लिए कोई डिस्काउंट? डिस्काउंट करेंगे, खैर खान साहब के साथ हम जरूर करेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा होला हाथ रख लेंगे। आजकल तो हमारा वज़ीर आज़म है पाकिस्तान। तो खान साहब खुद कहते हैं कि अवाम महंगाई से परेशान है और वो खुद रातों को सो नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। खान साहब तो खफा होता है, महंगाई के साथ ये खफा है। खान साहब कहते हैं कि सस्ता, हर चीज सस्ता हो जाएगा तो ठीक है। तो हर चीज तो महंगी हो रही है चाचा। हाँ, हर चीज महंगा हो गया। 18,000 का जूता, क्या करें जी, महंगाई। चलिए दूसरे पे आते हैं जी, ब्राउन कलर। इसी तरह हफ्ते से ज्यादा टाइम लगा इसमें? हाँ, हफ्ता लगता है। हफ्ता लगता है।
तो ये आपने पहले कभी खान साहब को इस तरह की दी है, ब्राउन कलर की चप्पल इस स्टाइल में? नहीं, ये स्टाइल हमने नहीं बनाया। ये पहले तिल्ला जो आपने इस्तेमाल किया, ये पहले भी इस्तेमाल किया? पहले ये तो मैंने पहले इस्तेमाल किया। पहले इस्तेमाल किया। लेकिन जो बाहर वाला जो डिजाइन है ना, ये वाला डिजाइन, ये डिजाइन पहले नहीं था, ये भी हमने किया। खान साहब का साइज है 9 नहीं 10 11 11 नंबर की चप्पल खान साहब को। क्योंकि इसके नीचे हमने देख 2021। ठीक है जी, ये 2021 का आर्टिकल है खान साहब के लिए, ठीक हो गया। अच्छा चाचा, ये तीसरा जो आर्टिकल है ये आपने ऐसा बनाया कि मैं खुद परेशान हो रहा हूँ कि खान साहब कहेंगे तो नहीं, ये बहुत ही ज्यादा शौक सा लग रहा है। ये ग्रे या पहन लेते हैं इस तरह? ग्रे कलर है, पहन लेंगे। ये व्हाइट कलर कपड़ों के साथ ये पहनेगा ना, बहुत खूबसूरत लगेगा। क्या बात, बहुत खूबसूरत लगेगा। सफेद कपड़े वैसे भी खान साहब जो है ना वो बहुत ज्यादा पहनते हैं, व्हाइट ड्रेस और व्हाइट के साथ जनाब ये ग्रे। अब देखते हैं कि खान साहब तक ये तीनों चप्पलें बड़ी ईद तक पहुंचती हैं, नहीं पहुंचती? इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। लेट्स सी जी कौन सी चप्पल खान साहब बड़ी ईद पर पहनते हैं। जूते के लिए हम जाए, हम तो कहते हैं 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, लेकिन आप तो प्रॉपर साइज लेते हैं, पूरी साइज सही है। ये साइज जो है 11 नंबर साइज है खान साहब का। ठीक है। और इसका ऊंचाई जो है ना 11 और 10 मोटाई, खान साहब का जो मोटाई है पाँव का वो 11-10। फिर बुशरा बीबी आपसे कहते हैं कि चाचा आपके ज़ाहिर है बड़ा अच्छा काम है और आप अपनी मर्जी से बनाएं, तो बुशरा बीबी के लिए आप किस रंग की चप्पल बनाएंगे? बस उसको सूट के मुताबिक हम बनाएंगे। ठीक है। जिसको वो सूट है ना, उसका कलर है जो, उसके साथ मैचिंग बनाएंगे। ठीक है। और कोई ऐसी पर्सनैलिटी है चाचा जिसके लिए आप चाहते हैं कि आप जूता बनाएं, जो आपको ऑर्डर दें? हाँ, हमारे दिल में अभी जो हमारा पाकिस्तान का फौज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, बिल्कुल जी कमर जावेद, उनके लिए आप करना चाहते हैं? हाँ, उसका मैं शौक करता हूँ कि उसके लिए मैं एक चप्पल बनाऊँ, एक तोहफा, और वो मुझे ऑर्डर दे दे, उसका नाम मैं ले लूँ। हाँ, इसका मुझे बहुत अरमान है कि उसका नाम मुझे मिल जाए। हाँ, ज़बरदस्त। चलें श्रेब, अब आप जब आएंगे तो हमारी पूरी टीम के लिए यहाँ से चप्पलें ज़रूर लेकर आइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा लाहौर की बात करते हैं। जनाब, लाहौर में अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम लाहौर को ये नहीं कह सकते कि बड़ा महफूज हो गया है। सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद शहरियों के जान और माल दोनों ही महफूज नहीं हैं। लूट मार और डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। 3 दिन में मज़ाहमत पर 2 अफराद को कत्ल किया गया और मुख्तलिफ वारदातों की अगर मैं बात कर लूँ तो लाखों रुपए लूट लिए गए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जहांगीर खान की रिपोर्ट दिखा देते हैं। शहरियों के माल के साथ जान भी गैर महफूज। 3 दिन में 2 शहरी मारे गए। जिया बग्गा रोड पर शहरी इरफान को डकैती के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल दुकान बंद करके वापस जा रहा था। दूसरी वारदात भट्टा चौक के करीब हुई। नामालूम मुल्जिमान ने फ्रूट खरीदते हुए ताजर से लूट मार की कोशिश की और साथ ही फायरिंग कर दी। जद में आकर ड्राइवर मंजूर जान से गया, जबकि ताजर अजहर मुख्तार शदीद जख्मी हो गया। कुछ करें इस मामले में, देखें 2 से 3 दिन में 2 वारदातें होना, वो भी कत्ल भी होना साथ। 13 जून को डाकुओं ने मांगा मंडी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में वारदात की और हजारों रुपए कैश लूट लिया। चूंग में मोबाइल फ्रेंचाइज में दाखिल होने वाले मुल्जिमान ने अमले और सार्फिन से नकदी और कीमती अशिया छीन ली। पुलिस का कहना है कि तमाम वारदातों के मुकदमात दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश जारी है। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इस मामले पर तफसीलन बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DIG ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा साहब ने। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वजह है कि हम लाहौर जैसे शहर में जुराइम की वारदातें देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही हैं? ये तो कम होनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब पुलिस के बारे में तो हमेशा ये बात की जाती है कि अब इस चीज़ पे हम तब्दीली ले आए, उसी चीज़ पे हम तब्दीली ले आए, तो इन बढ़ते हुए जुराइम की वजह क्या नज़र आती है? जी थैंक यू वेरी मच। ये आइडेंटिफाई की हैं वारदातें हमारे जो रिपोर्टिंग स्टाफ है आपका उन्होंने। तो देखें, ये वारदातें तो बिल्कुल होती रहती हैं, लेकिन जो ये इम्प्रेशन है कि वारदातें बहुत बढ़ गई हैं, दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। क्योंकि जो अगर आप कंपैरिजन जो कि अभी हम लोगों ने छोड़ दिया है बिल्कुल भी, अगर हम कंपेयर भी करें ना, तो फिर भी ये जो डिकॉर्टी मर्डर है ये भी कम है एज़ कम्पेयर टू द सेम पीरियड जो लास्ट ईयर का था। उससे लास्ट ईयर 67 के करीब थी और इस दफ़ा 50 के करीब हैं। तो वो जो कंपैरिजन में भी ये कम है। इसी तरह जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं वो भी समटाइम्स ये डिकॉर्टी के ही ज़िम्रे में आ जाते हैं, तो वो भी कम है। हैविंग सेड दिस, जो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हमने आपसे पहले भी शेयर किया था
कि हम पुलिस जो है वो अब पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसीज़ पे जा रही हैं, और जो सबसे बड़ी कंप्लेंट थी दैट वाज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी छोटी से छोटा इंसिडेंट भी हो उसको रजिस्टर किया जाए। अच्छा। तो एक्चुअली ये इट इज़ आवर ट्रेंड टुवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्राइम। अच्छा। जिसकी वजह से ये थोड़ा सा राइज अगर कोई 1-8% का है उसमें रॉबरी में, तो वो इस वजह से है कि हर मीटिंग में हमारी स्पेशल एम्फसिस है कि जो मेजर कंप्लेंट पुलिस के ख़िलाफ़ थी कि जी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, मेरी FIR दर्ज नहीं होती, वो बिल्कुल उसको एड्रेस किया जाए। बाकी मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि लाहौर इंशाल्लाह बहुत महफूज है। मेरा अपना घर भी ये भट्टा चौक के बिल्कुल साथ ही है। मैं तो वो हम लोग दिन में रात में हमारे बच्चे फैमिलीज़ वो भी सारे इन्हीं स्ट्रीट्स पे होते हैं। तो जो 2 लाख की फोर्स है, हमारी फैमिलीज़ भी हैं इन्हें इधर ही स्ट्रीट्स पे ही हैं, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए, अवाम की प्रोटेक्शन के लिए मैं आपसे थोड़े से फिगर शेयर कर देता हूँ। तकरीबन 550 डॉल्फिन मोटरसाइकिल्स हैं जो ऑल ओवर लाहौर सिटी में हैं। 105 के करीब गाड़ियाँ हैं जो PRO जिसमें हमारे ऑफिसर्स होते हैं, और वो पेट्रोल जिनका सोल पर्पस पेट्रोलिंग है। अच्छा। इसी तरह 100 के करीब मुजाहिद की गाड़ियाँ हैं, मुजाहिद फोर्स जो है विच इज़ ऑल्सो ऑन दी स्ट्रीट्स। 400 के करीब मोटरसाइकिल्स हैं, और 200 के करीब तकरीबन पुलिस स्टेशन की जो गाड़ियां हैं जो पेट्रोल पे रहती हैं, 152 को रिस्पॉन्ड करती हैं। अच्छा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 1350 के करीब सिर्फ लाहौर सिटी के अंदर जो है पेट्रोलिंग हो रही होती है। अच्छा। तो मेरी ये अवाम से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल मुकम्मल एतमाद में रहें। पुलिस इज़ आउट देयर टू प्रोटेक्ट देम इंशाल्लाह, और दिन रात हम लोग सड़कों पे हैं, बिल्कुल बिला खौफ ये जाएं। बाकी जो इंसिडेंट्स हैं इनका होना, तो उसमें आप समझते हैं कि ये एक आइसोलेशन में नहीं है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, और तो वारदात हो भी जाती है। लेकिन अल्लाह के फजल से अब अभी तक इन लास्ट 6 मंथ्स कोई भी मेजर ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो ट्रेस ना हुआ। अच्छा सर, माजरत के साथ मुझे ये बताएं कि क्या हम फिर इंतज़ार करते हैं कि कोई मेजर इंसिडेंट हो, क्योंकि जिस तरह से आप बात करें भट्टा चौक की जहाँ पर आपकी रिहाइश है, लाहौर की एंट्रेंस है वो, लेकिन अगर मैं हुजूम वाले इलाकों की बात कर लूँ, जैसे कि चुंगी अमर सद्दू है, मजंग है, लिबर्टी है, आवाम का ज़रा रश भी यहाँ पर रहता है, इवन इचरा भी है, या फिर हम शमा स्टॉप की बात कर लें। ये जो हम मनाजिर अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो हम वीडियोज़ अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो कितना मुआविन साबित होता है? क्योंकि बकौल आपके कि अदादो शुमार में कमी आई है पिछले साल की निस्बत, इस साल आप देख रहे हैं कि अदादो शुमार नीचे आए हैं, लेकिन फिर भी सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के बावजूद इस तरह के वाक़यात होना, या फिर सरेआम लोगों को जो बाइक पे जा रहे हैं उनसे पैसे लूट लेना, ATM से निकल रहे हैं उनसे पैसे लूट लेना, सर ये तो तशवीश का बायस फिर बन रहे हैं ना? जी बिल्कुल कंसर्न है, हम सबका इस पे कंसर्न होता है। लेकिन देखें, मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि क्राइम फ्री तो मतलब दुनिया में क्राइम तो होता है, न्यूयॉर्क में भी है, लंदन, किसी जगह पे चले जाए क्राइम तो हो जाता है, लेकिन जो उसका फॉलोअप है, जो डिटेक्शन है, ये यकीनी तौर पे जो सेफ सिटी के कैमराज हैं ये उनके थ्रू ही हम लोग करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द सपोर्ट दैट वी हैव, जो उसको हम फॉलो करते हैं। इसी तरह प्राइवेट कैमराज लोगों ने लगाए हुए हैं, रिकॉर्डिंग होती है, उससे भी मदद मिलती है। तो ये तो डिफरेंट टूल्स हैं जिसकी मदद से हमारी डिटेक्शन हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि जो क्राइम पे हमारी डिटेक्शन है वो दैट इज़ फार अहेड एज कम्पेयर टू लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो उसमें जो लाहौर पुलिस है, CCPO हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन है, DIG ऑपरेशन है, इनकी टीम्स हैं, वो दिन रात काम कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई इंसिडेंट भी छोटा या बड़ा करे तो वो इंशाल्लाह बिहाइंड दी बार्स ही होता है लाजमी। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे, और जिस तरह के हम बात कर की तो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, सुहेल साहब के मुताबिक उससे बड़ी मदद होती है चोरों को पकड़ने में, ये इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक और मामले की बात करते हैं जिससे कुछ लोगों को खुशी हुई है कि चलें अब कुछ चीज़ें तो है जो कि आपकी पहुंच में है। गाड़ी की मैं बात कर रही हूँ, गाड़ी ख़रीदना हर शख्स की ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पर जो निचला तबका है ना, वो चाहता है कि उनके ज़ेर इस्तेमाल छोटी गाड़ी हो, चाहे छोटी हो बड़ी ना हो, लेकिन गाड़ी ज़रूर हो। गाड़ियों के बढ़ते दाम और टैक्सेस के बायस ये ख्वाब और जो है ये ख्वाहिश जो है वो काफ़ी लोगों के दिल में रह जाती है। लेकिन जो हालिया बजट आया
पीटीआई गवर्नमेंट का जो ये तीसरा बजट था उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक और छोटी गाड़ियों पर टैक्सेस में छूट के बाद सवाल ये उठा कि अब क्या तनख्वाहदार तबका जो है वो बाआसानी गाड़ी खरीद सकेगा या फिर नहीं। आज इसी पर तफसीलन बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे। इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जो 850 सीसी और इससे कम वाली गाड़ी है ना, अब उस पर जो है टैक्स काफ़ी कम हो जाएगा। हमें ज्वाइन किया है ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील मंच साहब ने। सुनील साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स है और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि 850 सीसी और इससे कम सीसी की जो गाड़ियां हैं पाकिस्तानी जो है वो उसे बासानी खरीद सकेंगे, तो हालिया कीमतें क्या हैं, प्लीज जरा शेयर कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी। 3 गाड़ियां, 3 ब्रांड्स हैं बेसिकली जिनकी गाड़ियां सस्ती होंगी, दैट इज सुजुकी, यूनाइटेड एंड रोड प्रिंस। और जो प्राइस डिक्रीज है जो तकरीबन अगर आप परसेंटेज में बात करें तो वो तकरीबन 6.2 to 7% है, बट आम आदमी के लिए अगर आप ₹5 से बात करें तो 70,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक प्राइस नीचे आएगी इन तीनों गाड़ियों में। ठीक है, अच्छा सर मुझे ये बताएं कि बजट में मिलने वाले रिलीफ के बाद इन गाड़ियों की कीमतों में कितनी कमी आ जाएगी? तकरीबन 70,000 से 1,25,000 रुपए तक कमी आएगी इनमें। अच्छा, और जो निचला तबका गाड़ी खरीदना चाह रहा है, जैसा कि आप कमी भी बता रहे हैं, मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं हर कोई जो है वो चाहता ज़रूर है कि उसके घर छोटी गाड़ी हो लेकिन गाड़ी ज़रूर हो, तो क्या निचले तबके के लिए अब गाड़ी खरीदना आसान हो जाएगा? अगर आप कंपेयर करें जो पहले प्राइसेस थी उनसे आसान हो जाएगा, लेकिन अभी वैसे गरीब आदमी की रीच में तो 0 मीटर कोई भी गाड़ी नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अब बजट भी आया और उसमें हमने देखा कि गाड़ियों की कीमतों में कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक कमी रखी गई, अब लोग ज़्यादा गाड़ियां खरीदने की तरफ आएंगे, इकोनॉमी में कितना फ़र्क हम देखेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ से ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज अगर आप इन तीनों गाड़ियों की पहले भी डिमांड देखें तो तीनों गाड़ियों की डिमांड 100% फुल है और तमाम गाड़ियाँ जो 4-5 महीने की बुकिंग पे होती हैं, तो देयर इज एक्सेस डिमांड इन मार्केट ऑलरेडी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि बजट की वजह से कि बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज या इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। बट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा एग्जाम है कि वो जो कह रहे थे कि जी हम आम आदमी के लिए गाड़ी सस्ती करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसके लिए बस वो कहते हैं कि उस लाइन को पूरा कर दिए, बाकी सच मार्केट में वो खास फर्क नहीं आएगा। अच्छा, तो सर इस वक्त 850 सीसी गाड़ियों की मुल्क में कितनी प्रोडक्शन हो रही है? तकरीबन अगर आप टोटल पाकिस्तान में लोकल मार्केट की प्रोडक्शन देखें वो 2 लाख टोटल गाड़ियां पाकिस्तान में बनती हैं और उसमें 850 सीसी का जो पोर्शन होगा वो तकरीबन 70,000 के करीब होगा और जो मेजर पोर्शन सुजुकी के पास होगा। ठीक है, अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी बात हुई कि उसके टैक्सेस में भी कमी होगी, तो फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ मसले हैं इस मामले को भी लेकर। काफी मसले इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज गाड़ियों से ज्यादा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, जो कि हमारे यहाँ पे भी नॉन एग्जिस्टेंट है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तीनों जगह मिला के 4 टोटल पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी होगी कि जो चार्जिंग नेटवर्क है वो उसको बनाएं और उसको फाल बनाएं और उसके बाद गाड़ियाँ सड़कों पर लाएं। ठीक है, अच्छा सर ये भी मुझे बताएं कि हमने देखा कि हालिया ही वक्त में बहुत सारे कार मेकर्स पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, पाकिस्तान में आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जितनी गाड़ियों की प्रोडक्शन होगी उतनी ही फिर यकीनन गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी, फिर उतनी ही क्या आपकी नज़र में गाड़ियों की कीमतों में कमी भी आएगी? गाड़ियों की कीमतों में कमी शायद ना आए, लेकिन कंपटीशन जो है हमेशा मार्केट को अपने बेस्ट की तरफ ड्राइव करता है, तो मेरे ख्याल से होगा ये जो अभी कंज्यूमर को वेट करना पड़ता है, जो पाकिस्तान में एक नया कल्चर है प्रीमियम का, वो खत्म हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में यस इट्स गुड फॉर कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, अच्छा सर मुझे ये भी बताएं कि हमने देखा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की मईशत जितना बुरा तरीके से हिल चुकी है, पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो कितना फर्क देखने में आया है? ऑटो इंडस्ट्री जब कोविड आया था, लॉकडाउन हुआ था, तब तो बुरी हालात का शिकार थी, लेकिन उसकी रिकवरी बड़ी स्पीडी रही है। और अभी फिलहाल सूरत हाल जो सबसे ज्यादा ग्लोबली तमाम ऑटो मेकर जो है ना, उनको पार्ट्स की जो है ना सप्लाई उसके अंदर परेशानी है, जिससे पाकिस्तान में भी जो है डिलीवरी डिले हुई है, तो दे आर ट्राइंग टू रिकवर थ्रू इट। अच्छा, तो सुनील साहब मुझे ये भी बताएं कि इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में कोई फ़र्क आएगा कि उनकी कीमतों में हम देखें कि कमी हुई है या वो उसी कीमत पर रहेंगी? मेरा नहीं ख्याल को खास फर्क आएगा, वो तकरीबन उसी पे मार्केट प्रिवेल करेगी। ठीक है, बेहद शुक्रिया सुनील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह के बयान भी कर रहे थे और जिस तरह के हुकूमत ने भी ये किया छोटी गाड़ियों पर और ख़ुसूसन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टैक्सेस में कमी की है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि वो गाड़ी ख़रीद सकते हैं तो कोशिश कर लें, शायद ख़रीद लें। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, आपको खबर देंगे कि अदाकारा मीरा
प्रॉपर्टी का मसला लेकर लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और फैमिली जो है इनकी वो पाकिस्तान में महफूज नहीं है। मीरा गुफ्तगू के दौरान आबदीदा भी हुई हैं। अदाकारा मीरा का ये मामला जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट करें, और एक प्लॉट का मसला था जिस पर बारहा गुफ्तगू भी की गई और ये कहा जा रहा है कि अब उन्हें मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और इसके साथ ही साथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो उसमें आबदीदा भी नजर आई, जरा आपको दिखाते हैं। फैमिली पाकिस्तान में महफूज नहीं है। अगर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब वक्त पर कार्रवाई नहीं करते तो शायद जानी और माली नुकसान होता। मेरी वालिदा का एक घर है जो कि अक्सा का भी घर है, उस पर इन्होंने कोशिश की कब्जा करने की। मुतालबा ये है कि इस मुल्जिम को, इस फ्रॉड शख्स को, इस 2 नंबर इंसान को एक तो मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए, दूसरा मुतालबा ये है कि इसको फौरन पकड़ा जाए। हमारी पूरी फैमिली को ये जान की धमकियां दे रहे हैं। नंबर के बगैर हमारे घरों के सामने गाड़ियां आती और जाती, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो मीरा जी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करें। आगे बढ़ते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सरकारी ज़मीनों को फौरी वागुजार कराने और सरकारी ज़मीन पर कायम इमारतों को मिसमार करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, कहिएगा, हुक्म दिया गया, कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि इतने वक्त में ये काम हो जाना चाहिए? ठीक है, इरफान से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सरकारी ज़मीनों को फौरी तौर पर वागुजार कराने और सरकारी ज़मीन पर कायम इमारतों को मिसमार करने का हुक्म दे दिया है। सिंध भर की ज़मीनों का रिकॉर्ड 3 माह में कंप्यूटराइज्ड किया जाए, अदालत की जानिब से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री सिंध की ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का मामला अदालत ने महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है और 3 माह में कंप्यूटराइज्ड किया जाए, ये अदालत की जानिब से कहा गया है। जनाब, आगे बढ़ते हैं, दीगर मामलात की बात करेंगे। जब हम दीगर मामलात की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। बहुत सारी चीज़ों में सेहत का मसला भी हम आपके सामने रखते हैं और सेहत जो है वो जुड़ी होती है अच्छी ग़ज़ा से, मुतवाज़न ग़ज़ा से। बात करेंगे मौसम गर्मा के बहुत सारे फलों की, जिसमें जनाब आलू बुखारा भी है, लीची भी है, इसमें जनाब फालसा भी है, जामुन भी है, इसके साथ ही साथ जो है चेरी भी है और आड़ू भी बड़े मज़े मज़े के आते हैं। खट्टे मीठे जो फल हैं इंसानी सेहत के लिए कितने ज़रूरी होते हैं और जब अगर आप इसे वक्त पर या सही वक्त पर जब आप इसे खाते हैं तो यकीन करें ये आपकी सेहत पर कितना अच्छा जो है इम्पैक्ट डालते हैं। ये इस पर आज बात करना बेहद ज़रूरी है। फालसा जामुन मुझे तो एक ही फैमिली के लगता है क्योंकि दोनों का रंग ही सेम होता है, लेकिन इनका जायका थोड़ा अलग होता है। डॉक्टर सहर जावेद चावला हमें वो ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि ये जो जामुन है, ये जो फालसा है, इवन कभी कभी मैं चेरी को देखती हूँ तो मुझे इनकी बहन लगती है कि तीनों एक जैसे हैं, तीनों का रंग एक जैसे, तीनों का जायका बस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है लेकिन मज़ेदार होते हैं। इसके साथ ही साथ जो घर के बड़े होते हैं वो कहते हैं कि जब गर्मियाँ हों तो गर्मियों में आलू बुखारा बहुत खाएं, खून पैदा करता है ये। फालसे का जूस, फालसे की स्मूदी आप पिएं, खुसूसन दोपहर के टाइम, इससे आप गर्मी से बच सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो जामुन है उसके बारे में कहा जाता है कि थोड़े वक्त के लिए आता है लेकिन ग़ज़ाइयत से ये भरपूर होता है। और अगर मैं बात करूं लीची की तो लीची भी थोड़े वक्त के लिए आती है, लेकिन इस लीची को खाने से जो है आपका जो खून की जो गर्दिश है वो बड़ी अच्छी रहती है। तो जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना अपने सेहत के मसले लेकर, तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं ना उनको अपनी ग़ज़ा का हिस्सा बना लें। और जब हम बात करते हैं फलों की तो बहुत सारे लोग ही कहते हैं कि फल खाने का जो बेहतरीन वक्त है वो मगरिब से पहले का वक्त होता है, यानी दिन के वक्त में आप जितना ताज़ा फल खा सकते हैं उतना ताज़ा फल खाएं। गर्मियों में होता अक्सर ये है कि दोपहर के वक्त रोटी खाने का जी नहीं चाह रहा होता, दिल नहीं करता कि जनाब चावल खाएं या रोटी खाएं, तो अगर आप फ्रूट्स का एक कॉम्बो बना लेंगे जिसमें सीजनल फ्रूट्स में, जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न है तो आम अगर आप शामिल कर लेंगे, जामुन शामिल कर लेंगे, फालसा शामिल कर लेंगे, लीची शामिल कर लेंगे, आलू बुखारा शामिल कर लेंगे, चेरी शामिल कर लेंगे, तो यकीन करें कि ये दोपहर के लिहाज से बड़ी अच्छी ग़ज़ा बन जाती है। सुबह के वक्त होता है ऐसा गर्मियों में ये अमूमन कि आपका नाश्ता करने का भी दिल नहीं कर रहा होता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो दिल करता है कि बस कुछ लाइट सा खाएं। तो ये जो फल अगर आप सुबह के वक्त भी खा लेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बड़े ज़रूरी हैं और बड़े अच्छे होते हैं। जब मैं फालसे के जूस की बात कर रही हूँ तो जो आपका गर्मी से बचने का एक तरीका है ना, उसके लिए फालसा बड़ा ज़रूरी है। अम्माएँ तो करती ही हैं कि फालसे का जो जूस है ना वो बना के सेव कर लेती हैं, और वो एक ऐसा मेरी तो अम्मी ये करती हैं कि वो एक ऐसा जूस होता है कि जिसको 2-3 चम्मच पानी में डालो, हिला के पी लो, और वो बड़े मज़े का बनता है। तो अगर आपको फालसा मिल रहा है, जामुन मिल रहा है, अगर आपको लीची मिल रही है, अगर आपको आलू बुखारा मिल रहा है, मतलब गर्मियों के मौसम का
कोई भी फल अगर आपको मिल रहा है ना तो आप ज़रूर खाएं, लेकिन इस पर जो हमें डिटेल जो है बात करनी बेहद ज़रूरी है। सहर जावेद चावला जो है वो हमें ज्वाइन कर चुकी थी, लेकिन उनका जो राबता है वो हमसे मुनक़ता हुआ। तो जनाब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सहर से जब हमारा राबता बहाल होगा तो इन फलों की अफादियत ज़रूर आपके सामने रखेंगे। अफादियत यानी अहमियत की जब हम बात करते हैं तो जनाब हर चीज़ की अहमियत अपनी अपनी जगह है। आज आपको हम बताएंगे कि क्रिकेट के जुनून और उससे अनथक मोहब्बत की कहानी। लाहौर के शहरी ने बच्चों को क्रिकेट सिखाने के लिए घर की छत पर ही क्रिकेट एकेडमी बना ली है, जहां पर लड़कियां और 13 साल से कम उम्र के लड़के रोज़ाना क्रिकेट ट्रेनिंग हासिल करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि लड़कियां इसमें जो हैं वो कितनी एक्टिव मुझे नज़र आ रही हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ और अब तक कितनी लड़कियां यहाँ से क्रिकेट सीख चुकी हैं, ये आपको हम दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको क्रिकेट का शौक़ है, फुटबॉल का शौक़ है, हॉकी का शौक़ है और अगर आपने कोचिंग कोर्स कर रखा है, चाहे वो लेवल 1 हो 2 हो, तो थोड़ी सी जो है उस पर परेशानी ज़रूर आएगी कि आपको बाहर काम नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी कोचिंग की है, उसके बाद कोचिंग कर सकते हैं, बच्चे आपके पास आना चाहते हैं, बच्चों को आप कुछ सिखा सकते हैं, तो बाहर आप एकेडमी बनाने के बजाय अपने घर में ही एकेडमी बना सकते हैं। तो बाहर जो है वो कॉस्टली होती है, उसका रेंट भी ज़्यादा होता है, ग्राउंड भी ज़्यादा महंगी होती है, आपको जगह भी नहीं मिलती, बड़ी मुश्किलात होती हैं, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास छत है और आपके घर पे आपकी खूबसूरत सी बड़ी सी कुशादा सी छत है, तो वहाँ पर आप चारों अतराफ में नेट्स लगाते हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल टाउन के रिहायशी हैं और मोहम्मद शहजाद कुरैशी साहब। इन्होंने अपनी छत पर ही एकेडमी खोल रखी है, जहाँ पर बच्चों और बच्चियों को खुसूसी तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये कैसे ख्याल आया आपको और आपने कोचिंग कोर्स भी कर रखे हैं, तो कितने कोचिंग कोर्स हैं और कहाँ कहाँ आपका तजर्बा रहा और ये कैसे ख्याल आया आपको नेट्स लगाने का, छत पर ये एकेडमी खोलने का? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये चांस दी है कि अप्रिसिएशन कर रहे हैं आप लोग। हुआ ये था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से 2008 में लेवल 1 किया मैंने, उसके बाद आया ख़ियाबान अमीन टीम है, उसकी कोचिंग करता रहा, बांग्लादेश में कोच रहा मैं। फिर जब इधर आया लास्ट में लाहौर डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में कोच था। जो ये गवर्नमेंट आई वो ख़त्म हो गए, तो जब कोविड आया तो उस वक़्त मेरे बेटियों को एडमिशन करवाना था। तो आपको पता है आज कोशिश फादर की यही होती कि अच्छी जगह पे करवाया जाए, लेकिन सो टू मच एक्सपेंसिव। तो मैंने इन्हें अपनी तरह मैंने कहा बेटा मेरे पास ये हुनर है, तो आप लोग इस पे आओ तो अल्लाह ताला आपको जो है ना कामयाब करे। तो वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब 20 मार्च 2020 को मैंने यहाँ पे चिप बोर्ड था, मैं बेटी को वो करवाया, वो मेरे पास वीडियो भी है, मैं शेयर भी करूँगा। तो मैंने जब खिलाया उसे तो मुझे नहीं पता था कि इनके अंदर इतना ज़्यादा फर्स्ट टाइम खेल रही है और इतना अच्छा मतलब वो आ रही है, हालांकि वो चीज़ें तो नहीं थी। तो वहाँ से मुझे इनकरेजमेंट मिली कि नहीं, मैंने बच्चों को जो है ना अपने कम से कम अपना हुनर जो है अपनी लाइफ में इन्हें देना है, ताकि ये किसी को जो हमारा चल रहा है आजकल जो स्टांस है माशरे में, जिस तरह हम लोग पीछे रखते हैं, उसको ये डिफेंड कर सकें। एम्पावरमेंट देनी है, बच्चियाँ किसी की डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ये उतना ही पाकिस्तान उनका भी है जितना मेल का है। तो बस ये लेके मैं शुरू हुआ हूँ। उसके साथ साथ ये हुआ कि साथ से नेबरिंग बच्चे आने शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है वो दिया, मीडिया ने बड़ा अच्छा आप आए, एक अच्छा मिलता है, इससे बच्चे बूस्टअप होते हैं। मुझे एक मिलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे में और हिम्मत आती है और मेरी कोशिश है कि पंजाब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट भी सुने, ग्राउंड्स दे, फैसिलिटेट करें। अच्छा शहजाद भाई, अब देखा है कि यहाँ पर आपकी बेटियों के अलावा भी बच्चियाँ हैं और बच्चे भी आते हैं ट्रेनिंग करने, तो ये कैसे मतलब एकेडमी कैसे खोल ली, फिर उसके बाद बच्चे बच्चियाँ कहाँ से आने शुरू हो गए? आपने तो मखसूस अपने बेटियों के लिए शुरू किया था ये सिस्टम, तो बच्चे बच्चियाँ फिर कैसे मोटिवेट हुए, कैसे उनको कितना टाइम देते हैं ट्रेनिंग के लिए रोज़? जी बिल्कुल, बच्चे जब आने शुरू हुए तो देख रहे थे सराउंडिंग के हैं सारे, तो उन्होंने देखा कि पेरेंट्स ने कि ये सिक्योर है। पहली चीज़ मैं भी एज अ फादर पहले मैं देखूंगा, कोच बाद में, कि मेरी बच्चे मेरे जो बेटियां हैं वो सिक्योर का है। तो जो माहौल मैं इन्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने घर में, तो लोगों ने इधर हमारी रेपो अच्छी है, उन्होंने बेटियों को ट्रस्ट किया, हमारे पास भेजा है
आज वो माशाल्लाह वो ट्रेन हो रही हैं और वो कर रही हैं। और बाकी जो आगे चलना है उसमें ये है मेरा कि जितनी ज़्यादा बच्चियां हो सकती हैं वो आएँ और गवर्नमेंट उनको जितना भी सपोर्ट कर सकती है उन्हें करें। हम लोग जो है इन्हें फैसिलिटेट करते रहेंगे। नेक्स्ट लेवल से अबव लेवल पे आगे पीसीबी का काम है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो बच्चियाँ भी मौजूद हैं शहजाद भाई की, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि कैसे शौक़ पड़ा। कुछ लोग होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बेटियों को कहते हैं कि घर के काम ही करने चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। तो आपके वालिद साहब ने तो आपको क्रिकेटर बना दिया, तो ये ज़बरदस्ती थी या वैसे ही आपको शौक़ था खुद? अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ तो था, लेकिन पर वैसे कभी सोचा नहीं था कि हम लोग खेलेंगे। पापा टूर्स वगैरह पे जाते थे तो वहाँ से शौक़ चढ़ा था कि हम लोग भी खेलें। फिर पापा ने जो है ना, जब मैंने पेपर्स दिए मैट्रिक के, उसके बाद पापा ने कहा कि चलो वैसे ही खेल लेते हैं। जब उन्होंने खिलाया, उन्होंने देखा कि टैलेंट है, उन्होंने सपोर्ट किया, फिर हमें भी अच्छा लगा और मामा भी सपोर्टिव थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने शुरू किया और इंटरेस्ट फिर बढ़ता गया। अच्छा, आप पापा तो आपने कहा कि सपोर्टिव है ही है, तो मामा ही कहती कि हाथ बटाओ मेरा खाने के लिए, आप लोग क्या ट्रेनिंग करते रहते हो ऊपर सारा दिन? कहती हैं, लेकिन पर हम लोग फिर हाफ काम मामा, यानी कि ड्यूटीज़ हम लोगों ने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर ली हैं, हम लोग वो कर लेते तो मामा भी खुश रहती है और पापा भी। अच्छा, वेरी गुड, और बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई है। आप ये बताएं कि आप बैटिंग करती हैं, बॉलिंग करती हैं, किस चीज़ का शौक़ है? और मतलब शौक़ वाकई है कि ज़बरदस्ती आप पर बस सौंप दिया गया क्रिकेट? मुझे बॉलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं स्पिन करवाती हूँ। मुझे वसीम अकरम की तरह बनना है और शाहिद अफरीदी की तरह छिक्के चौके मारने हैं। तो उनको जब मैं देखती हूँ तो मेरा बहुत पैशन बढ़ जाता है। तो इसी तरह मैं बैटिंग करती हूँ, बॉलिंग, और मैं दोनों करती हूँ। पाकिस्तान टीम में जाने का प्लान है, और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर में से मतलब पसंद है कोई आपको, या ओवरऑल कौन फेवरेट है? पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट मुझे आलिया रियाज बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे बाबर आजम भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर बाहर मुल्क में देखा जाए तो मुझे एलिस पेरी बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये तीनों मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। बहुत अच्छे। और तीसरी बेटी हैं शहजाद भाई की, उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि बैटिंग का शौक़ है या बॉलिंग का शौक़ है, और किसकी तरह बनना चाहती हैं, किसकी तरह जो है वो क्रिकेट खेलना चाहती हैं, नाम कमाना चाहती हैं? मुझे बैटिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे ऑलराउंडर हूँ और मुझे बाबर आजम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उन्हीं को कॉपी करती हूँ और मेरा यही ख्वाब है कि मैं उनकी तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ और बेस्ट प्लेयर बनूँ। जो स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं वो अपनी मदद आपके तहत कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर राय तैमूर भट्टी से गुजारिश है कि शहजाद भाई जैसे जो लोग हैं उनको स्पॉन्सर करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो आगे और मज़ीद बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकें। तो जनाब, फिट रहने के लिए अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ आपको, अगर आप खिलाड़ी हैं तो ये होना बड़ा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को बड़ी लगन और मेहनत के साथ करें। जब आप तो जनाब आगे बढ़ते हैं और हम एक दफ़ा फिर से बात कर लेते हैं ज़रा सेहत के मामले की, और सेहत के मामले पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खेल के शौकीन हैं तो आपकी सेहत अच्छी होनी ज़रूरी है। फालसे और जामुन की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें आपकी सेहत के लिए अहम हैं। सहर जावेद चावला माहिर ग़िज़ाइयत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सहर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, आई होप आप सब खैरियत से हैं। समा टीवी की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जो गर्मियों के नन्हे मुन्ने फल होते हैं, जैसे कि फालसा है या जैसे कि जामुन है, सबसे पहले मैं इनकी बात कर लेती हूँ। मुझे लगता है बड़ी अफादियत है इनके खाने में। जो फालसा और जामुन है ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है। वैसे जितनी भी हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से अनाज उगाया गया वो ब्लेसिंग है, और सीजनल फ्रूट को खाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला से बड़ी हिकमत वाला हमारे पास कौन है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब अल्लाह ताला ने किसी सीजन में वो फ्रूट दिया है, इसका मतलब है, और अल्लाह ताला ने हर चीज हर चीज से इस्तेमाल करने का कहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्लाह ताला के दिए फल को मियाना रवि से इस्तेमाल करते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। जामुन और फालसे दोनों, चाहे आप वेट लॉस की बात करें, चाहे आप शुगर की बात करें, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल की बात करें, चाहे आप दिल के मरीजों की बात करें, सबके लिए इसमें बहुत ज्यादा अफादियत है। जिन लोगों को खून की कमी होती है आपके पास, जो लोग एनीमिक होते हैं आपके पास, उनके लिए जामुन एक बहुत अच्छी चीज है। जामुन एक तो आपके पास ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, लिवर डिटॉक्स का काम करता है, बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकालता है, और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है, बॉडी में आपके पास आयरन बनाता है। प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जामुन का आपके पास कैलोरी कंटेंट कम और फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। डायबिटिक्स को तो प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी खुराक से पहले जो थोड़े से जामुन है उनको पीस के उनका पाउडर जो है वो चम्मच के साथ पानी में मिक्स करके उसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो ये ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको आहिस्ता आहिस्ता आपके पास बढ़ाता है। आपके पास जिन लोगों को अच्छी स्किन चाहिए,
अच्छे बाल चाहिए वो आपके पास फालसो का इस्तेमाल करें। फालसे का जो शरबत होता है वो बेहतरीन लिवर डिटॉक्स होता है। फालसे के शरबत में आपके पास मौजूद होता है गैमालिनोलेइक एसिड, ये आपके पास एक तरह का ओमेगा 6 फैटी एसिड है। हालांकि ओमेगा 6 फैटी एसिड हमारे पास बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी करते हैं, लेकिन ये वाला ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ये आपको दिल की बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। बड़ा जबरदस्त किस्म का डिटॉक्स है आपके पास, चाहे मैं जामुन की बात करूं चाहे मैं फालसे की बात करूं, दोनों आपके पास। अच्छा सहर, जैसे होता है ये कि फालसे को आप फ्रीज कर लेते हैं ना, माएँ फालसा मंगवाती हैं वॉश कैसे फ्रीज कर लिया, ऐसे जामुन के साथ आप कर सकते हैं क्या? उसको भी हम फ्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल, जो आपके पास फालसे की शेल्फ लाइफ होती है वो आपके पास जामुन से ज्यादा होती है। जामुन की शेल्फ लाइफ आपके पास उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी आपके पास फालसे की होती है, लेकिन आप उसको 2 से 3 हफ्ते तक बहुत आसानी से जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। और जामुन जो है ना उसका जो पल्प होता है आपके पास वो हाजमे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जितने भी लोग आपके पास डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ब्लोटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन की, गैस की शिकायत रहती है, जो IBD के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये जो जामुन होता है ये आपके मुंह में थूक की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। सलाइवा में, थूक में हमारे खाने को हजम करने के एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ से ये आपके हाथ स्ट्रॉन्ग कर देता है और इसमें प्रॉपर कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपके पास गर्मियों में तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। दोनों में आपके पास चाहे जामुन की बात करें, फालसे की बात करें, पोटेशियम होता है। जिन खानों में पोटेशियम ज्यादा होता है वो बॉडी में एक्स्ट्रा सोडियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो होता है उसकी रिटेंशन को कम करते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जो फालसे है आपके पास वो प्रॉपर आपके पास जो ब्लड की वेसल्स हैं उसमें से प्लाक को निकालने के लिए, आर्टरीज को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आपके पास विजन के लिए फालसा बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपके पास विटामिन ए जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि प्रॉपर रिसर्चेस भी की गई हैं कि वो लोग जिनका काम इस तरह स्क्रीन पे होता है, जैसे हमारा काम होता है कि आपने लैपटॉप पे बैठ के बहुत ज्यादा काम करना है, उनको जब फालसे का इस्तेमाल ज्यादा किया तो जो उनके हेडेक थे, जो विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, वो बाकायदा तौर पे आपके पास कम होना शुरू हो गए। इसके अलावा आपके पास जो जामुन होता है इसमें आपके पास एक बड़ी अच्छी चीज होती है एलिजिक एसिड। ये एसिड जो होता है आपके पास बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन जो है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल का जमा होना उसको कम करता है। तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए भी ये बेहतरीन है। अच्छा सहर, एक और चीज जो कि मुझे फालसा और जामुन की फैमिली से लगती है वो चेरी है, कि उसका खाना तो मुझे लगता है कि शायद बहुत जरूरी है। चेरी तो आपके पास प्रॉपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, टार्ट चेरी एक्सट्रैक्ट्स, बल्कि अभी जिसमें फालसे के ओमेगा 6 फैटी एसिड की बात करी थी, इसके एक्सट्रैक्ट्स प्रॉपर रिकमेंड किए जाते हैं उन लोगों को जो अपनी विजन और अपनी स्किन अच्छा करना चाहते हैं। आपके पास जो चेरी होती है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से, यानी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने वाले फैटी एसिड से भरपूर होती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को प्रॉपर टार्ट चेरी एक्सट्रैक्ट्स, और मैं उनको कहती हूँ कि आप चेरीज खाएं, क्योंकि आर्थराइटिस आपके पास हड्डियों की इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड है। चेरीज का आपके पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगेन कम होता है, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। चाहे आप जामुन की बात करें, फालसे की बात करें, आलू बुखारे की बात करें, चेरी की बात करें, इवन लीची भी, लीची भी, इनका जो गाढ़ा रंग, लीची डायबिटीज के पेशेंट्स को नहीं लेते क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज ज्यादा होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, अदरवाइज उसके फवाइद बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने इन फलों को इतना गाढ़ा रंग क्यों दिया हुआ है? सनलाइट, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके लिए इनमें कंपाउंड्स डाले हैं जिनको एंथोसायनिन्स कहते हैं। अब जो लोग इन खानों को खाते हैं, इन फलों, छोटे छोटे मैजिकल फ्रूट्स को खाते हैं, उनकी बॉडी में भी वो एंथोसायनिन्स आ जाते हैं, और हम लोग जो इतनी धूप की तपिश को एक्सपोज्ड रहते हैं, हमारी बॉडी में भी यूवी लाइट से प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। यूवी लाइट से प्रोटेक्शन की अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो ये जो सुपरफिशियल फायदे, स्किन और बाल तो अच्छे रहते हैं, बॉडी में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी डेवलप हो जाती हैं, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेपनाह स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फालसों में तो आपके पास विटामिन B1 और B5 की भी भरमार होती है। B1 और B5 में ये एबिलिटी होती है कि वो आप जो भी खाना खाते हैं उसको निकाल के बॉडी को ग़िज़ाइयत भी तो देनी है ना, वो उसमें से अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स निकाल के बॉडी को ग़िज़ाइयत देता है। तो क्योंकि ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये कैलोरीज में कम है, मैं तो कहती हूँ उनका डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। किसी दिन फालसों का जूस लें, किसी दिन आप जामुन का लें, किसी दिन आप जो है खूब जो है 10-12 चेरीज एक टाइम आप साथ खा सकते हैं। ये कैलोरीज में बहुत ज्यादा लो होती हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना है कि आप मीठा भी खा रहे हैं, आप रोटी चावल भी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप जंक भी खा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं मैंने ये फल खाए हैं तो नाउ आई एम डूइंग माय बिट। हाँ, तो मैंने ये फल खाया, तो अगर ये फल वेट गिराने के लिए था तो मैं पतली क्यों नहीं हो रही? अच्छा, इन फलों को खाने का बेहतरीन वक्त आपको लगता है सुबह है या दोपहर है? क्योंकि अम्मा ये कहती हैं कि निहार मुँह फल खाना ज्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, फल कभी भी नाश्ता नहीं होता, प्लीज। नाश्ता जो होता है वो
प्रोटीन रिच नहीं होती। आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर सुबह के टाइम, हमारे इस्लाम में देखिए आप सुबह के टाइम उठिए, सुबह की सैर को बहुत एम्फेसिस दिया गया। सुबह की सैर के बाद आपने थोड़ा सा फल खा लिया एक आध, उसके बाद आपने प्रॉपर नाश्ता करना है, हाई प्रोटीन हाई फाइबर आपके बाद लेना है। फल का फाइबर और फल की एनर्जी काफी नहीं है टू पुल यू थ्रू आउट द डे। मैं फल का यूज रिकमेंड करूंगी एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक। इट इज बेस्ट क्योंकि होता है, नेचुरल शुगर होता है, आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी दे देता है। पोस्ट मील भी आपने फौरन नहीं लेना है, आपने सुबह नाश्ता भी नहीं लेना, उसको मिड मॉर्निंग स्नैक में ले, अपने ऑफिस अपने अच्छा सा फलों का शॉपर लेके जाएं और फल खाएं। अच्छा, और ये जरा वो जो बच्चे होते हैं जो फलों से बहुत दूर भागते हैं और अम्माएं भी तवज्जो नहीं देती ना, ये जो सीजनल फ्रूट्स बच्चे खाते नहीं है, यकीनन फिर उनमें बीमारियां तो पैदा होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने यकीनन एक मौसमियाती फल के अंदर उस मौसम के लिहाज से बेहतरीन अफादियत जरूर रखी होती है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ये जो सारे मेजून वाले फल हैं ये उतारे इसलिए ताकि हम अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट से लोड कर लें, क्योंकि जिस टाइम बरसात आती है उस टाइम बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम जाती है, तो जब सीजन बदल रहा होता है इसी वजह से आपको फ्लू वगैरह होता है, तो हमें इन फलों को खाना है। और उन सारी अम्माओं को जिनके बच्चे फल नहीं खाते, मैं ये कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली आपकी तरफ से लैक ऑफ अटेंशन है और आप अपने बच्चों को जिस की आदत डालते हैं। बच्चों को पैदा होते ही पता नहीं होता कि जंक वो चिप्स और बिस्किट के कॉन्सेप्ट से तब फेमिलियर होते हैं जब वो अपनी माओ को खाते देखते हैं, और जब माएँ जो है वो उनको बाजार से लाके देती हैं। अगर आप अपने बच्चों को हेल्दी फ्रूट चाट्स बना के देंगी, आपके पास इंटरनेट भरा हुआ है ग्लूटेन फ्री रेसिपी से, आपके पास इंटरनेट भरा हुआ है शुगर फ्री। आपने फ्रूट पैनकेक्स कैसे बनाने, मेहनत करें, बच्चों को खिलाएं, उनका टेस्ट डेवलप करें चीजों के लिए। मैं मान ही नहीं सकती बच्चे ना खाएं। अच्छा, और आपने ये बड़ी अच्छी बात की फ्रूट चाट की, अगर हम रोजाना अपने स्पेशली हम अपने लंच में अगर फ्रूट चाट शामिल कर लें तो मुझे लगता है ये भी, इससे भी आप जो है ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज या बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रोटीन्स हासिल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो ऑफिस अपने पास फ्रूट चाट ले आती हूँ। 3 से 4 फ्रूट सर्विंग्स मैक्सिमम दिन की काफी होती है आपके मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए। उसकी चाट बनाएं, उसमें चीनी और शरबत वगैरह ना डालें, उसमें बेशक थोड़ी सी काली मिर्च डालें, उसको खाएं और एंजॉय करें। और चाट मसाला डाल लें आप अपना इसको थोड़ा चटपटा करने के लिए, ताकि आपके मुंह को वो चीज़ लग जाए। बेहद शुक्रिया सैर, आप हमारे साथ मौजूद थी। और सेहत पर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तो आप भी अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। जब हम पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं तो एक अच्छी खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए दिए गए 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद जो है वो कर लिया है। वज़ारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक FATF का आइंदा इजलास 21 से 25 जून के दौरान होगा और रिव्यू ग्रुप अपनी रिपोर्ट FATF इजलास में पेश करेगा। इंटरनेशनल रिव्यू ग्रुप में अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और भारत शामिल हैं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता इजलास तक 24 नकात पर अमल किया था और पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब ने। खुर्रम साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। मुझे तो बड़ी अच्छी खबर ये लग रही है कि 27 में से 26 नकात पर काम हो गया है। आप क्या समझते हैं कि इस बार पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? देखें, लगता तो यही है कि हमें अब ग्रे लिस्ट से निकल जाना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी होता है, आपको पता है, जियो पॉलिटिकल एंगल भी है। अभी आपने देखा अफगानिस्तान का जो है US का अफगानिस्तान से विड्रॉल की बात हो रही है और पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा करता आया और करेगा भी। और इसी सिलसिले में जो है वो जॉइंट मीटिंग्स कुछ हुई हैं सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, और उसमें हमारा एक रोल क्रिटिकल होना और उसको फिर कनेक्ट करना FATF के साथ भी मेरे ख्याल में इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो बेहतरी नज़र भी आ रही है। प्लस अभी आप देखें रिसेंटली ये हुआ था कि कुछ 40 रिकमेंडेशंस थी टेक्निकल कंप्लायंस पे। तो टेक्निकल कंप्लायंस से मुराद ये बहुत प्रोसीजर्स, सिस्टम्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इन्फोर्स करनी पड़ती हैं, और उसके बाद फिर उस पर जो है उसका एक रिव्यू होता है, और वो उसमें 40 में से 31 पे हम जो है टेक्निकली भी कंप्लायंट हैं। और ये जो एक्शन प्लान था मेरे ख्याल में 26 पे अब हो चुके हैं, जो पहले 21 था। तो FATF की टीम ने ये भी रिकग्नाइज़ किया है कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से प्रोग्रेस हुई के हिस्ट्री में नहीं हुई, रिसेंट हिस्ट्री में, तो कंट्री ने बहुत जल्दी, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उसने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत से काम डेफिनेटली किया है। और भी बेहतर हो सकता था, बट 26 आउट ऑफ 27 26 पे कंप्लायंट होना
ये बड़ी बात। अच्छा, इसमें कुछ आधी कंप्लायंसेस भी हैं, मोस्टली कंप्लीट हैं, और कुछ जो है वो होता है ना कि आप 50% कंप्लायंट है, 70% है, फिर 100% है। तो इसमें हमारे पास मेरे ख्याल में हम ज़्यादातर लार्जली कंप्लायंट हैं, और इसी वजह से लगता यह है कि ये जो रिव्यू आएगा इसमें रिकमेंडेशन जो जा रही हैं उसमें ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए, मतलब होपफुली ऐसा होना है। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, एक और चीज़ ज़रा समझाइएगा, FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना बेहद ज़रूरी है, इस पे काम भी हुआ है, जो नकात थे उस पर अमल दरामद भी हुआ है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की आसानी के लिए मुझे ये बताएं कि निकलने की सूरत में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? देखें, होता ये है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग जी, यानी कि आप दहशतगर्दी से रिलेटेड जो फाइनेंसिंग दुनिया भर में की जाती है उसमें लूपहोल्स होते हैं, उसमें डिफरेंट तरीके ऐसे होते हैं जिनसे उनको पैसा मिल रहा होता है, और वो कुछ कंट्रीज़ की तरफ से कुछ लूपहोल्स की वजह से वो ये चलती रहती है। और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसा गलत तरीके से कमाएं और उससे फिर जो है वो काले पैसे को वाइट करने के तरीके हों। तो इन सारे लूप होल्स को बंद करने के लिए FATF कुछ स्टैंडर्ड्स जो है बनाता है कि इन स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करें, और फिर उनकी टीम आती है, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करती है, देखती है कि हाँ ये स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, एक्चुअली ग्राउंड पे हो भी रहा है नहीं हो रहा है। ये मैं आपको ये बता दूं, हम ग्रे लिस्ट से निकल भी जाएंगे फिर भी आपकी जो है वो सर्वेलेंस चलती रहेगी। तो होता ये है कि अगर इन दो बड़े स्टैंडर्ड्स यानी कि दहशतगर्दी की जो सपोर्ट है फंडिंग की और काले पैसे को वाइट करना, इन पे सिस्टम्स अगर सही हो जाएँ तो दुनिया ज़्यादातर वेस्टर्न जो ममालिक हैं उन्होंने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि आपके साथ वो ट्रेड करेंगे, आपके बैंकिंग सिस्टम के साथ वो कनेक्ट करेंगे, और बहुत आसानी से आपको जो है वो ये कहते हैं कि आपके साथ इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली ये सारा आपसे ताउन करते हैं। तो आपका ट्रेड बेहतर होता है, आपके बैंकिंग सिस्टम जो है वो मर्ज होता है दुनिया के साथ। अदरवाइज़ अगर ऐसा ना हो तो जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, तो इनके साथ देखें ना, इनका फाइनेंशियल सिस्टम भी आइसोलेशन में है। हाँ। ये दुनिया के साथ उस तरह से ट्रेड नहीं कर सकते, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड ऐसे अब बनाए हैं जिसकी वजह से आपको दुनिया के साथ ट्रेड और दुनिया के साथ माशी तरक्की में जो है वो शामिल होने का बड़ा मौका मिलता है। और हम आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का ट्रस्ट आप पे ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो मईशत है वो ज़्यादा अच्छी फिर हो जाती है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपने रिव्यू ग्रुप का भी जिक्र किया कि जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये इंटरनेशनल रिव्यू ग्रुप में अमेरिका है, बरतानिया है, चीन है, फ्रांस है, और इसके अलावा भारत भी है। भारत की जब हम बात करते हैं तो हमेशा एक ख़तरा ही होता है कि भारत जो है वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडे के चक्कर में रहता है। आपको लगता है कि यहाँ पर कोई मसला पैदा कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। आप देखें, जब भी FATF की कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई भी रिव्यू आता है, कोई भी अपडेट्स होती हैं, तो उनका मीडिया सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के लिए गलत खबरें निकालता है, और उसकी वजह से जो है ना वो आपकी जो आजकल तो आपको पता है वॉर जो है वो थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया है, और जिसे कहते हैं आप 5th जनरेशन वॉरफेयर, उसमें आपको असले की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको फिजिकल फाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी तरह की जो है जंगें मिलेंगी। तो वो डेफिनेटली करता है, आपको उसका काउंटर एक नैरेटिव क्रिएट करना है, आपको अपनी लॉबिंग अच्छी करनी है, आपने बड़े कंट्रीज़ के साथ, अभी देखना अमेरिका के साथ जो विड्रॉल है इस पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनके साथ दोबारा रिलेशंस बहुत बेहतर करने की, नई एडमिनिस्ट्रेशन आई भी है US की, उनके साथ जो है अलाइन होने की, फिर चाइना आपके साथ खड़ा है, फिर तुर्की है आपके साथ। तो बड़े ममालिक के साथ आप अपनी अच्छा क्लाउड बना के रखें, डिप्लोमेसी अपनी स्ट्रॉन्ग करें, अपने ट्रेड ताल्लुकात बढ़ाएं, अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट को सामने रखें, तो फिर इस तरह की चीज़ें आप जो है वो आराम से झेल सकते हैं। तो देखें, इस वक्त भारत का मसला ये कि उनके अपने इंटरनल जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज कोविड की 3rd वेव है, फिर पॉलिटिकली बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एथिकली बड़े मसले हुए हैं। तो हमें इस पर ये करना है कि हमें इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे, इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छी बड़ी हमारे कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे, इकनॉमिकली हम उनके साथ मजबूती से चल रहे होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इस तरह का कोई एक कंट्री उठ के कुछ कर सकता है। मेरे ख्याल में हम आगे चलते हुए ऐसे ऐसे डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि भारत खुद कहे कि जी इनके साथ ताल्लुक बेहतरी करने में जो है वो बेहतरी है, ख़राब करने में बेहतरी नहीं। अल्लाह करे खुर्रम साहब ऐसा वक्त आ जाए, क्योंकि हम तो बार बार कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात करें, लेकिन भारत भाग जाता है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन जब आप कोशिश करते हैं तो कोशिश रंग भी लाती है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत सारी खबरें आपके सामने रखेंगे, तो कल का इंतज़ार कीजिए। बाहर जाए तो मास्क ज़रूर पहनें और समाजी फासले का ख्याल करें, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।